इन्फिनिट माना इन दी अपोकलिप्स। चैप्टर 06-15। अध्याय 6 नए कौशल का चयन। क्रिस्टीन रेजिडेंसी का कमरा काफी बड़ा था। शिकारी इन विशेष रूप से बनाए गए आवासों में आराम करना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी थी। कोई भी अमीर और प्रसिद्ध शिकारी नहीं बनना चाहता था जो अपनी नींद में मारा गया हो। बगल में ताजे फलों की एक प्लेट थी और कमरे के बीच में एक मोटा बिस्तर था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपने बैकपैक में कोर खाली कर दिए ताकि यह पता चल सके कि कल मुझे कितने फंड मिल सकते हैं। 38 फोकस, 54 स्ट्रेंथ और 48 वाइटैलिटी कोर थे जो F और A रैंक के मिश्रण थे। इतने सारे कोर केवल तभी संभव थे जब आप बहुत उच्च रैंक वाले हो और निचले डेंगोन में अकेले हो या उच्च रैंकिंग वाले डेंगोन पर हमला करने के लिए समान क्षमता वाले अन्य लोगों के साथ पार्टी कर रहे हो। अगर मैं उन सभी को बेच दूं तो सिर्फ कोर से ही मुझे कुल $1,80,000 मिल जाएंगे। मैं रैंक सी स्किल खरीदने के करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं शायद एक रैंक की स्किल या 2 रैंक की स्किल खरीद सकता हूं। अगर मैं एप्स पैराडाइज के बॉस से प्राप्त माइनर हील को बेचने का फैसला करता हूं तो ये $20 माइनस 30,000 और होगा। लेकिन मैं उस भालू के साथ लड़ाई के बाद खुद उस कौशल को सीखने के लिए उत्सुक था। मैं अपने सामने कोर को देखकर विचलित हो गया। ऐसा कुछ करना हमेशा से मेरी इच्छा थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कभी हकीकत बन जाएगा। मेरा दिमाग जल्दी ही उलझन के उस दौर में वापस चला गया जब राक्षसों को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। मुझे याद है कि मैंने अपने माता पिता से आखिरी बार यही कहा था, आप लोग मजे करें। वे अपनी सालगिरह की डेट पर जा रहे थे, आखिरकार अपने बेटे से कुछ समय दूर जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था। ये आखिरी शब्द थे। अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मेरा मन उस समय में वापस चला गया। मुझे वह क्रोध याद है जो मैंने महसूस किया था, बेसमेंट में छिपते समय शक्तिहीनता, चीखों और गुर्राहटों से दूर जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जैसे कि वे मेरे बगल में हो। मैंने बस अपना फोन पकड़ लिया और समाचार अपडेट देखने लगा, जिसमें राक्षसों के प्रकट होने से लेकर लोगों को अपने घरों में छिपने की सलाह, महाशक्तिशाली मनुष्यों और सेना के हस्तक्षेप तक की खबरें शामिल थीं। मैं लगातार 2 दिनों तक उस तहखाने में छिपा रहा, फिर मुझे ऊपर जाकर कुछ खाने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसके बाद के सप्ताह इस बात की पुष्टि थे कि बहुत से लोगों के प्रियजन उनके पास वापस नहीं आए। मैं उस समय डरा हुआ और शर्मिंदा था। मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था, राक्षसों द्वारा मारे गए जबकि मैं डर के मारे कांप रहा था। उसके बाद का समय धुंधला सा बीतता गया। मेरे माता पिता ने जो पैसे छोड़े थे उनसे मैं आराम से अपना जीवन यापन कर पा रहा था। मुझे उन चीजों के प्रति क्रोध और लाचारी को व्यक्त करने में महीनों लग गए जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया था। उसके बाद के महीनों में मैंने राक्षसों, कालकोठरियों, जागृत शिकारियों और हमारी नई दुनिया की वास्तविकता के बारे में हर छोटी बड़ी बात सीखने में बिताया। आज ही मैंने एक कौशल पुस्तक सीखी और खुद को जागृत किया। मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और फिर से दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट हुआ। मैं तब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं जो करता हूं उसे बदल सकता हूं। मैंने अपने लिए कुछ F रैंक विटैलिटी और स्ट्रेंथ कोर अलग रख लिए और रूम सर्विस ऑर्डर करने के लिए बिस्तर के पास फोन उठाया। फिर मैंने माइनर हील कौशल सीखा और पहली बार इस कौशल को आजमाया। मेरे शरीर पर एक हरे रंग की रोशनी चमकी जिससे मुझे कुछ थकान महसूस हुई। मैंने आर्कटिक कवच को भी उसी समय सक्रिय बना दिया क्योंकि इसका उपयोग जितना अधिक समय तक किया जाता, इसकी दक्षता बढ़ती जाती और इसके रक्षात्मक गुण और भी बढ़ जाते। फिर मैंने कुछ कोर को अवशोषित करना शुरू किया जिन्हें मैंने अलग रखा था। कुछ ही देर बाद मेरा खाना आ गया, 2 प्लेट प्राइम रिब्स और थोड़ा पानी। मैंने सब कुछ रोक दिया और दरवाजे से खाना लिया और मेरे लिए इंतजार कर रहे स्टेक खा लिए। मैंने खाना खाते समय टीवी चालू किया ताकि देख सकूं कि आज कोई ऐसी खबर तो नहीं हुई जो किसी के लिए भी अच्छी हो। एक दाढ़ी वाला एंकर सूट पहने हुए एक सेलिब्रिटी शिकारी से बात कर रहा था। मिस्टर डॉयल, आप यूनाइटेड फेडरेशन के कंट्री जेड में हीरो का काम करके अभी विदेश से लौटे हैं। हमारे महान धन्य साम्राज्य की तुलना में वहां के शिकारी कितने अलग तरीके से रहते हैं। समाचार एंकर: हाँ, काम मजेदार था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नया माहौल था। वहां चीजें बहुत अलग तरीके से की जाती हैं। डंगोन डाइविंग बहुत सख्त नियमन वाली है, जिसमें शिकारियों को अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा अनिवार्य रूप से सरकार को सौंपना पड़ता है। यह देखना वाकई आंखें खोलने वाला था। सेलिब्रिटी हंटर: हे भगवान, शिकारी ऐसे दमन में कैसे रह सकते हैं? मैं विद्रोह कर दूंगा। ये हमारे महान साम्राज्य जैसा कुछ नहीं है जहां शिकारियों को बढ़ने और समृद्ध होने की स्वतंत्रता दी जाती है। यही कारण है कि हमारे पास वर्षों से ऐसे अद्भुत नायक उभर रहे हैं। भगवान हमारे इस महान राष्ट्र को आशीर्वाद दें। न्यूज एंकर: अच्छा। सेलिब्रिटी हंटर: मैंने अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से टीवी बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हो रहा है, बस आम समाचार देखने वालों पर हमेशा की तरह प्रचार किया जा रहा है। धन्य साम्राज्य, क्या हम वास्तव में धन्य हैं? यूनाइटेड फेडरेशन की तुलना में यहाँ शिकारियों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। कभी कभी कालकोठरी से बाहर निकलने पर भी बड़े पैमाने पर हताहत होते हैं क्योंकि प्रतिक्रिया समय आमतौर पर धीमा होता है। हालांकि मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूं कि मैं जहां हूं वहां हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे जो कुछ भी सुनने को मिलता है उस पर मुझे संदेह होता है। यूनाइटेड फेडरेशन के शिकारी बहुत अलग जीवन जीते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन फोरम में जो देखा है उसके अनुसार वे जिस तरह से काम करते हैं उससे खुश हैं। बेशक अभी भी कई मुद्दे हैं, लेकिन हमारे सभी न्यूज नेटवर्क जितना भयानक बताते हैं उससे कहीं ज्यादा भयानक नहीं है। हालांकि ऑनलाइन जो अच्छी चीजें आप देखते हैं वे भी झूठी हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में चीजें कैसी होंगी ये देखने के लिए मुझे खुद वहां जाना होगा। जैसे ही मैंने अपना खाना खत्म किया और लगभग 40 जीवन शक्ति और शक्ति कोर अवशोषित किए, मैं थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर की ओर चला गया। सोने से पहले मैंने आर्कटिक कवच को सक्रिय करना सुनिश्चित किया। नूह व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 30, केंद्र शक्ति 30, कौशल फायरबॉल -81 कील 1 आर्कटिक कवच 5, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह हुई। सुबह करीब 6 बजे मेरी नींद खुली। मैं जिस जगह सो रहा था वहां से बिस्तर पर बर्फ की परत जमी हुई थी। मैंने अपने पैनल की जांच की तो पाया कि आर्कटिक आर्मर की दक्षता 61 तक बढ़ गई थी। यह थोड़ा मोटा हो गया और अब ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे शरीर पर बर्फ का कवच बन गया है।
कौशल सक्रिय होने के साथ मुझे बहुत आरामदायक नींद आ रही थी। मेरे शरीर में पूरे समय ठंडक का एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी से नहाया और साफ सफाई की और फिर डाइनिंग एरिया में नाश्ता करने चला गया। खाना खत्म करने के बाद मैंने होटल में शिकारी दुकानों के आसपास जांच की ताकि यह पता चल सके कि मेरे दिमाग में जो कौशल थे वे वहां होंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं था। वहां रैंक CF कौशल की कई किस्में थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दिमाग में मौजूद दिशा निर्देशों के हिसाब से पूरी तरह से फिट नहीं थी। मैं बाहर गया और मुझे आउटर बैंक एक्स में सबसे बड़े जागृत केंद्र पर लाने के लिए एक और ड्राइवर को बुलाया। ये केंद्र एक स्टेडियम जितना बड़ा था जिसमें कई शिकारी और सामान्य मनुष्य भाग दौड़ कर रहे थे। यह सुबह से ही भरा हुआ था, जहां कई चीजें बेची या कारोबार की जा रही थी। मैं सबसे पहले उन कोर को बेचने गया जिन्हें मैंने एक दुकान में नहीं खरीदा था, और मेरे खाते में जल्द ही अतिरिक्त $1,55,000 आ गए। 40 से अधिक कोर को खरीदने के बाद भी शेष राशि अभी भी मुझे केवल 2 कालकोठरी में गोता लगाने से इतनी राशि लाने के लिए पर्याप्त थी। इस पैसे ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी, भले ही मुझे पता था कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए मैं उस दुकान पर गया जिस पर स्किल बुक्स का बड़ा बोर्ड लगा था। मोटे शीशे के पीछे सैकड़ों कौशल पुस्तकें रखी हुई थीं, जिन पर उनका विवरण लिखा हुआ था। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 शिकारी थे जो रैंक डी या उससे ऊपर के लग रहे थे। मैं दुकान में गया और निश्चित रूप से वहां कुछ किताबें थी जो मेरे मानदंडों पर खरी उतरी। पहला कौशल जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहता था, वह रैंक डी कौशल था, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट। ये कौशल आपको अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर लपटों का एक स्तंभ बनाने की अनुमति देता था और जब तक ऊर्जा लागू होती है तब तक ये टिकता रहता था। ये कौशल शक्ति में रैंक C के करीब था, लेकिन इसकी उच्च ऊर्जा उपयोग विशेषता के कारण कई शिकारियों द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। यह मेरे लिए बिल्कुल सही था। इसकी उच्च क्षति के साथ लपटों का स्तंभ आग की एक पंक्ति में केंद्रित होता रहेगा जो मेरे सामने किसी भी चीज को जला देगा। अगला कौशल जो मेरी तलाश से मेल खाता था और जिसे खरीदने के लिए मेरे पास वास्तव में पर्याप्त पैसे थे, वह एक और रैंक D कौशल था जिसे सेफगार्ड कहा जाता था। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब कौशल था जो कई टैंकों के लिए सिरदर्द का कारण बना। इस कौशल को डालने से आपकी रक्षा में बहुत वृद्धि हुई और यहां तक कि निम्न श्रेणी के कौशल से होने वाले सभी नुकसान को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। एकमात्र नुकसान इसकी उच्च ऊर्जा आवश्यकता और ये तथ्य था कि जब ये कौशल सक्रिय था तो आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। बॉस नियमित रूप से चलते हैं और किसी भी चीज पर हमला करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। अगर वे देखते हैं कि उनके हमले स्थिर खड़े टैंक से नहीं गुजर रहे हैं, तो वे बस अन्य पार्टी सदस्यों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन टैंकों ने पहली बार इस कौशल का इस्तेमाल किया, उन्होंने कई जादू करने वालों की मौत का कारण बना, क्योंकि वे फिर से चलने में सक्षम होने के बाद राक्षस को पकड़ने में बहुत देर कर चुके थे। आप कभी भी अपने कमजोर बचाव के साथ इस कौशल को डालने और स्थिर रहने के लिए जादूगर नहीं बनना चाहेंगे। जैसे ही आपका मैना खत्म हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। और इन सब की वजह से एक D रैंक स्किल बुक जो आमतौर पर लगभग $100,000 में मिलती है, मैं $60,000 में खरीद पाया। फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट $90,000 होने के कारण मैंने पिछले दिन कमाए गए लगभग सारे पैसे का प्रभावी ढंग से उपयोग कर लिया था। अब जमे हुए बंजर भूमि पर वापस जाने का समय आ गया था। अध्याय 7 बहुत आसान। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैंने तुरंत एक सवारी बुलाई और मुझे 20 मिनट में फ्रोजन वेस्टलैंड कालकोठरी तक ले जाया गया। मेरे पास अभी भी वही बैकपैक था क्योंकि यह कोर को ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए, भले ही मैं कई बार गोता लगाऊं। मैंने अपना हाथ मोनोलिथ के एक वर्ग पर रखा और मैं एक बार फिर से भेड़ियों के साथ ठंडे फर्श पर वापस आ गया। रैंक की कालकोठरी 20 मंजिलें। अब जब मेरे पास रैंक D कौशल है, तो मुझे आपको साफ करने में कितना समय लगेगा? मैंने जल्दी से आर्कटिक आर्मर और सेफगार्ड को सक्रिय किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये कौशल कितने उपयोगी होने जा रहे हैं। मुझे तुरंत ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन पर जड़वत हो गया है क्योंकि मैं एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। आर्कटिक कवच के ऊपर ऊर्जा की एक पारदर्शी परत जल्दी ही बन गई और भागते हुए भेड़िए आ गए। सबसे नजदीकी भेड़िए ने अपने विशाल पंजों से वार किया, लेकिन मुझे कोई असर भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि भेड़िया वापस उछल गया था। रैंक D सुरक्षा निम्न श्रेणी के राक्षसों और कौशल के खिलाफ लगभग पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, ये सच था। दोनों रक्षा कौशल के साथ मैंने देखा कि भेड़िए मुझ पर झपट पड़े और पंजे मारने, काटने और जो कुछ भी वे सोच सकते थे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे कब्जों को छुआ तक नहीं। मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। फिर मैंने एक ऐसा कौशल आजमाया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट। मेरे सामने आग की एक चमकदार किरण तेजी से फैली जिसने मेरे सामने खड़े 2 भेड़ियों को छेद दिया। आग की लपटों ने उन राक्षसों के शरीर में छेद करके उस जगह को जला दिया जहां उन्होंने उन्हें छुआ था। मेरे बगल में बचे हुए 2 भेड़ियों ने डरकर चीखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें कोई समय नहीं दिया और 2 संघनित आग के गोले जल्दी से उनके सिर पर फट गए। मैंने पीड़ा की लपटें और सुरक्षा को निष्क्रिय कर दिया और फिर से आगे बढ़ सका और मैं आगे की ओर लपटों के खंभे से छेदे गए भेड़ियों की जांच करने गया। हवा में जलने की गंध थी क्योंकि भेड़ियों के शरीर का लगभग आधा हिस्सा जल चुका था। उनके शरीर के बाकी हिस्सों पर बचा हुआ खून भी उबल रहा था और तड़क रहा था। धिक्कार है। मैंने अपने आश्चर्य को अंदर ही अंदर दबा रखा था क्योंकि मैं आगे की ओर दौड़ रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि यह घातक नया कौशल कैसा है। मैंने केवल आर्कटिक कवच को सक्रिय रखा और अपने सामने अंधाधुंध आग के गोले फेंकना जारी रखा ताकि मैं इसकी दक्षता बढ़ा सकूं। अब जब मैं कौशल से अधिक परिचित हो रहा था, तो ऐसा लगता है कि प्रवीणता 100 के करीब पहुंचने पर कौशल अगले रैंक के कौशल जितना ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। जैसे जैसे F रैंक फायरबॉल प्रवीणता में 100 के करीब पहुंची, इसकी गति और क्षति लगभग E रैंक के आक्रामक कौशल के समान थी। अब जब मेरे पास रैंक D कौशल फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट था, तो मैं फायरबॉल को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि यह अभी भी अच्छी तरह से उपयोग किए जाने पर बहुत प्रभावी था। अगली मंजिल पर जैसे ही भेड़िए दिखाई देने लगे, मैंने पीड़ा की लपटें शुरू कर दी। मैंने आग के खंभे को सीधे गोली मारने के बजाय क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे ये जानवरों को सचमुच आधे में पिघला देता है। सभी 5 भेड़िए भाग रहे थे, एक हमले से मर गए। हाँ, मैं पहले से ही इस कौशल से प्यार करने लगा था। इन राक्षसों पर आसानी से काबू पाने की उत्तेजना महसूस करते हुए मैं और भी तेजी से नीचे की ओर भागा।
चाहे वह भेड़िए हो, लोमड़ी हो या कस्तूरी बैल पीड़ा की लपटें भेदभाव नहीं करती थी और अपनी अत्यधिक तेज गर्मी से जानवरों में आसानी से छेद कर देती थी। एड्रेनालाइन की भावना धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि मैं एक बार फिर बॉस की सीढ़ियों के पास खड़ा था। मैं कल एक टुकड़े में जाने के लिए पर्याप्त सभ्य था, लेकिन मैं आज इसे और भी अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए सुनिश्चित था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और देखा कि वह सोया हुआ जानवर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, उसकी चमकदार लाल आंखें मुझे भेदने की कोशिश कर रही थी। बिना एक पल भी गनवाए मेरे सामने एक लाल फूल की तरह लपटों का एक स्तंभ हो गया। ऊपर उठते भालू ने एक बार फिर अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने विशाल पंजे उठाए, लेकिन इस बार लपटों से कोई राहत नहीं मिली। ग्रा एक करुण चीख निकली क्योंकि जानवर के अंग एक सेकंड भी टिके नहीं, मांस और हड्डियों के विस्फोट में वे अलग हो गए और भालू के शरीर तक फैल गए। जानवर की छाती के बीच में एक धधकती हुई छेद दिखाई दी, जिससे उसकी चीखें रुक गईं और वह वापस ठंडी कठोर जमीन पर गिर पड़ा। धमाका। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मैंने नीचे उस विशाल पिंड को देखा जो अब मेरे सामने जल रहा था। जिस चीज ने मुझे कल डराया था वह अब मेरे पास कुछ मीटर भी नहीं आ पा रही थी। मैंने इस एहसास का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और ओह, इस बार यह कोई कौशल पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक आइटम थी। मैं जल्दी से विशाल भालू के बगल में उपकरण की पहचान करने में सक्षम था। स्विफ्ट बूट्स पहनने वाले की गति बढ़ाएं। आइटम ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी क्योंकि वे शायद ही कभी गिरते थे और उच्च कीमत प्राप्त कर सकते थे। आइटम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनका उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं और फिर उनका मूल्य कभी कम हुए बिना उन्हें बेच सकते हैं। मैंने जूते पहने, मुझे लगा कि मेरा शरीर काफी हल्का हो गया है। मैं इधर उधर भागा और पाया कि मैं अब आसानी से इधर उधर घूम सकता हूँ। रंकी डेंगॉन फ्रोजन वेस्टलैंड को तेजी से साफ करते हुए जैसे ही मैं हरे क्रिस्टल की ओर बढ़ा, एक उपलब्धि की भावना उभरी। हालांकि बाहर जाने से पहले मैंने कुछ जीवन शक्ति और शक्ति कोर निकाले जो मैंने इस रन में एकत्र किए थे और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। रैंक एफ कोर ने एक शिकारी को 50 विशेषता बिंदुओं तक मजबूत करने की अनुमति दी, रैंक ए कोर 100 तक, रैंक डी 150 तक और इसी तरह। वर्तमान में दुनिया के शीर्ष पर खड़े शिकारियों के पास उनके विशेषता बिंदु 300 के करीब थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने एफ रैंक कोर का उपभोग किया, अगर आप अपनी विशेषता पर 50 से आगे जाना चाहते थे तो आपको रैंक ए कोर को अवशोषित करना होगा। प्रक्रिया को उच्च रैंक के लिए दोहराया जाना चाहिए। जब मेरे आंकड़े अभी भी 50 से कम थे तब रैंक ए कोर को अवशोषित करने से वे थोड़ा तेजी से बढ़े। मैंने एक बार जीवन शक्ति और शक्ति दोनों के 50 पर पहुंचने पर अवशोषण बंद कर दिया और हमेशा की तरह फोकस खाली था, इसलिए उन सभी कोर को बैग में सहेज लिया गया। मैंने सब कुछ लपेटा और कालकोठरी से बाहर निकलने के लिए क्रिस्टल के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने क्रिस्टल को छुआ और मुझे मोनोलिथ के बाहर ले जाया गया, मैंने विचार किया कि क्या मुझे इस कालकोठरी को दोहराना चाहिए या आउटर बैंक एक्स में कुछ रैंक की कालकोठरी में से एक की ओर जाना चाहिए। मेरे पास वर्तमान में 2 रैंक की कौशल हैं, जिनमें से एक इस रैंक की कालकोठरी में राक्षसों को नष्ट करना था जैसे कि वे कागज थे। दूसरा, एक बार सक्रिय होने पर मुझे रैंक डी से नीचे किसी भी क्षति के लिए लगभग अभेद्य बना देगा और समकक्ष रैंक के राक्षसों का सामना करते समय बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। समय की बचत के लिए उच्च रैंक वाले कालकोठरी में जाना ज्यादा समझदारी भरा है, जिसका मतलब होगा ज्यादा मंजिलें, ज्यादा राक्षस और बेहतर ड्रॉप। हालांकि इस बार मैं लापरवाह नहीं हो सकता था। चूंकि मैं पहले से ही फ्रोजन वेस्टलैंड पर था और मुझे सब कुछ साफ करने में 20 मिनट से भी कम समय लगा, इसलिए इस कालकोठरी को 1 या 2 बार दोहराना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं होगा और मेरी सुरक्षा की गारंटी है। साथ ही ये तथ्य भी कि यहाँ बहुत कम लोग हैं। मैंने अपना मन बना लिया और पुनः मोनोलिथ के एक वर्ग के पास गया, अपना हाथ रखा और तुरंत गायब हो गया। फ्रोजन वेस्टलैंड के दूसरे रन ने आज मुझे और भी कोर दिए, जिसमें ब्लेड स्ट्राइक, अपनी तलवार के एक झटके से अपने दुश्मनों पर घातक प्रहार करें, शामिल है। ये कौशल मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं था, इसलिए मैंने बैकपैक फेंक दिया और आज तीसरी बार फिर से इसमें शामिल हुआ। फ्रोजन वेस्टलैंड के तीसरे रन ने मुझे कोर की समान मात्रा दी, इस बार एक काफी दुर्लभ कौशल के साथ। समन गोलेम आपकी ओर से लड़ने के लिए एक साथी को बुलाता है। कई शिकारी इस कौशल को शेल्फ पर आते ही खरीद लेंगे क्योंकि यह कलाकारों को प्रभावी रूप से एक और टैंक रखने की अनुमति देता है, या नाइट्स और बर्सर्कर्स को कुछ सेकंड के लिए नुकसान उठाने के लिए एक साथी रखने की अनुमति देता है। हालांकि यह वास्तव में मेरी शैली के साथ नहीं जाता है, क्योंकि यह एक धीमी गति से चलने वाला गोलेम होगा और मैं इन राक्षसों के माध्यम से काफी तेजी से भागता हूँ। मेरे लिए इसका मतलब यह था कि मैं एक कौशल के लिए अधिक पैसे प्राप्त करने में सक्षम था। चौथा रन केवल कोर, एक भी कौशल पुस्तक या आइटम नहीं। इस रन ने मुझे निराश कर दिया। 5वां रन, ज्यादा कोर और एक आइटम, कैंशिन की तलवार। यह तो बहुत आसान है, यह एक तलवार थी। मैं किसी राक्षस के पास जाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए ये भी बिक जाएगी। हालांकि मेरा बैकपैक लगभग भर गया था, इसलिए मैं अब तक इकट्ठी की गई चीजों को बेचने के लिए एक जागृत केंद्र की ओर जाऊंगा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब मेरा मुनाफा आसानी से आधा मिलियन पार कर जाएगा, जिसका मतलब है कि मैं आखिरकार अपने लिए एक रैंक सी कौशल हासिल कर सकता हूँ। नूह, व्यवसाय, शिकारी, जीवन शक्ति 50, केंद्र शक्ति 50, कौशल एफ फायरबॉल 96, एफ हीट 10, ए आर्कटिक कवच 79, डी फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट -31, डी सेफगार्ड -8। उपकरण ई स्विफ्ट बूट्स। अध्याय 8, क्या आक्रमण ही सर्वोत्तम बचाव है। आउटर बैंक एक्स में कहीं एक अज्ञात हवेली में। सर, आज हमने एक तहखाने में असामान्यता देखी। बटलर। ओह, और क्या हुआ? बटलर ने अपने सामने खड़े आदमी के चेहरे पर उदासीनता देखी और आगे बोला। ई रैंक का कालकोठरी फ्रोजन वेस्टलैंड अचानक मध्यम से कम जोखिम वाले मूल्यांकन में बदल गया है। ओह, तो जब मैं सी रैंक कालकोठरी में व्यस्त हूँ तो कोई मेरा काम कर रहा है। हाँ सर, लेकिन समस्या यह है कि यह परिवर्तन 2 घंटे के अंतराल में हुआ है। जैसे ही बटलर ने ये शब्द कहे, वह आदमी जिससे वह बात कर रहा था, उसकी आंखें चमक उठी। कौन था वह? कोई टीम या कोई रैंकर जो अभी अभी आया था? हमें नहीं पता सर, हम अभी जांच कर रहे हैं। बटलर, अच्छा, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे बताना। क्या लड़कियां तैयार हैं? आदमी का ध्यान तुरंत ऊपर की मंजिल पर गया, जहां उसे कुछ हलचल महसूस हो रही थी।
जी श्रीमान। सभी नए जागृत। जी श्रीमान। अच्छा, अगले 1 घंटे तक मुझे परेशान मत करो। काले सूट पहने बटलर ने देखा कि आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा था। अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि 2 घंटे की अवधि में एक कालकोठरी मध्यम जोखिम स्तर से कम जोखिम स्तर पर चली गई थी। इसके लिए अत्यधिक कुशल शिकारियों की एक टीम या एक बहुत ही कुशल रैंकर द्वारा उन 2 घंटों में कई बार कालकोठरी को साफ करना आवश्यक था। आउटर बैंक एक्स में वर्तमान में केवल एक ही शिकारी था जो इतनी तेज गति से एक तहखाने को साफ करने के लिए एक विशेष टीम लाने में सक्षम था, और वह अब उसे कुछ गतिविधियों को करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख रहा था। बटलर ने अपने उपकारकर्ता की ओर झुककर प्रणाम किया और फिर पीछे मुड़कर देखने लगा कि उनके शहर में कौन से नए शिकारी आए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं आउटर बैंक एक्स के केंद्रीय जागृत केंद्र में वापस आ गया था। वर्तमान में उन वस्तुओं को बेच रहा था जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, साथ ही उन कोर को भी बेच रहा था जिन्हें मैंने अवशोषित नहीं किया था। यहां आने से पहले मैंने ई रैंक कोर को अवशोषित करना सुनिश्चित किया जब तक कि मैं जीवन शक्ति और शक्ति के लिए 70 विशेषता बिंदुओं तक नहीं पहुंच गया। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस की गई नई शक्ति के साथ खुद को ढाल लिया। जैसे जैसे मैं इधर उधर घूमता रहा, अपनी तेज प्रगति से उत्साहित होता गया। शेष कोर, आइटम और कौशल पुस्तकें सभी बिक गईं और मेरे खाते में जल्द ही अतिरिक्त $6,74,000 जमा हो गए। यह अविश्वसनीय था जब तक कि आप उच्च रैंकिंग वाले हंटर न हो। मेरा ऑर्डर संभालने वाली रिसेप्शनिस्ट हैरान थी क्योंकि मैं जो सामान लेकर आ रही थी उसकी संख्या किसी भी तरह से मेरे लाइसेंस पर दर्ज रैंक से मेल नहीं खाती थी। वैसे भी मेरी योजना आज ही टेस्ट करवाने और अपनी रैंक बढ़ाने की थी। F से D तक की छलांग इतनी बड़ी बात नहीं होगी, है ना? ये कुछ ऐसा था जिस पर मैं झिझक रहा था क्योंकि मुझे F रैंक शिकारी के रूप में पंजीकृत हुए केवल 2 दिन ही हुए थे। अगर मैं इतनी जल्दी रैंक में आगे बढ़ता हूं तो निश्चित रूप से लोग मेरी तरफ देखेंगे। मैं अभी भी खुद को किसी मजबूत व्यक्ति के रूप में पेश करने में सहज महसूस नहीं कर रहा था, जबकि मेरा उच्चतम कौशल वर्तमान में रैंक D था और मैं बस रैंक C कौशल प्राप्त करने वाला था। मेरी रैंक बढ़ाने के लिए अभी इंतजार किया जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है। मैं एक ऐसा कौशल खरीदने के लिए स्किल बुक शॉप की ओर जा रहा था जिसे मैंने कल ही देखा था, लेकिन मैं खरीद नहीं सका। रैंक C कौशल, आर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र, रहस्यमय ऊर्जाएं कलाकार को सभी नुकसानों से बचाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। बिक्री के लिए बहुत कम रैंक C कौशल थे, क्योंकि उच्चतम C रैंक डेंगोन को नियमित रूप से आउटर बैंक एक्स में एकमात्र B रैंक शिकारी द्वारा अपनी टीम के साथ साफ किया जा रहा था। पिछले कुछ महीनों में कई C रैंक कौशल उनके पास से आए थे। आर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र आपको उसी रैंक के किसी भी हमले के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही उच्च रैंक के कौशल के खिलाफ उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सेफगार्ड की तरह कोई आंदोलन प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसे सक्रिय रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब मैंने ये किलर स्किल खरीदी तो मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मैंने कहावत सुनी है कि आक्रमण सबसे अच्छा बचाव है, लेकिन अभी इस कौशल को देखते हुए रक्षा निश्चित रूप से सबसे अच्छा बचाव थी। प्रदर्शन पर अन्य शानदार C रैंक आक्रामक कौशल थे जिन्हें मैं खरीदना चाहता था, लेकिन उन्हें कुछ और बार कालकोठरी में गोता लगाने और एक बार फिर अपने फंड जुटाने के बाद इंतजार करना होगा। अगर मैं उन्हें स्पैम करूं तो आक्रामक कौशल निश्चित रूप से हर चीज को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे मेरे जीवन की गारंटी नहीं देंगे। इसलिए पहले बचाव, बाद में आक्रमण। रक्षात्मक रैंक C कौशल के अलावा मैंने रैंक D खतरे की भावना भी खरीदी, जो आपको सचमुच कुछ सेकंड पहले ही कुछ भी महसूस करा देती है जो आपकी जान ले सकती है। यह एक अमूल्य कौशल था जिसमें हर समय सक्रिय रहने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग भी था। आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन की कीमत मुझे $5,50,000 पड़ी, जबकि डेंजर सेंस ने $100,000 और ले लिए। मैंने रैंक C आक्रामक कौशल पर एक नजर डाली जिसे मैं अभी तक नहीं खरीद पाया था और इस बार अपने अपार्टमेंट की ओर जाने के लिए अवेकन सेंटर से निकल गया। मैं वहां रात बिताने और अन्य जरूरी चीजों के साथ अपना लैपटॉप लेने की योजना बना रहा था। ड्राइवर को निर्देश देने के बाद मैं कार के पीछे आराम से बैठा और आर्केनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र और खतरे की भावना सीखी। मैंने तुरंत खतरे की भावना को सक्रिय किया, लेकिन कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर मेरी जान कभी खतरे में पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होगा। हम आधे घंटे में जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट परिसर में पहुंच गए। मैंने उस जगह पर एक नजर डाली और फिर उस कमरे की ओर बढ़ गया जिसमें मैं पिछले कई महीनों से रह रहा हूं। दरवाजा खोलते ही मुझे ये देखकर झटका लगा कि मेरे अपार्टमेंट में कोई है। जैसे ही वह व्यक्ति मुड़ा, मेरे सिर में एक तेज आवाज गूंज उठी। यह खतरनाक था। वह आदमी ऐसे कपड़े पहने हुए था जिससे नीली रोशनी निकलती थी, जिसका मतलब था कि वे सभी आइटम थे। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, वह बोला, नोहा ओसेमोंट, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह अकेले रह रहा है, लगभग 2 दिनों से पंजीकृत शिकारी है। वह आदमी बोलते समय कुछ कागजात पलट रहा था। मैंने उसका चेहरा पहचान लिया था, वह आउटर बैंक एक्स में एक मशहूर हस्ती था। मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया और मैंने आर्केनिस्ट के संरक्षण क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। उसने ऊपर देखा और आगे बढ़ने से पहले एक हैरान नजर डाली। डेंगोन डाइविंग के इतिहास में एप्स पैराडाइज और फ्रोजन वेस्टलैंड शामिल है। दोनों डेंगोन में अकेले घुसने और उन्हें सबसे तेज गति से साफ करने के लिए देखा गया है। अब आप जैसे आदमी अपनी शक्ति क्यों छिपाएंगे? उसने कागजात लपेटे और मुझे एक तीखी नजर से देखा। मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उसमें सुई चुभोने की आवाज आ रही हो। मैंने एक तेज सांस ली और खुद को शांत किया, जबकि मुझे याद आया कि मेरे पास अभी C रैंक का रक्षात्मक कौशल सक्रिय था और मैंने कहा, मैं जागने के बाद पहले कुछ दिनों तक कोई परेशानी नहीं चाहता था। मुसीबत है ना? खैर, ये हमेशा हमें ढूंढ ही लेता है। उसने आगे बोलने से पहले मेरे अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। मैं एक शांति प्रस्ताव देने आया हूँ। वह मेरे अपार्टमेंट के चारों ओर घूमता रहा और उस अहंकारी लहजे में बात करता रहा। हमारे इस खूबसूरत शहर में सबसे ऊंचे तहखाने को साफ करने के लिए मुझे और अन्य लोगों की एक टीम की आवश्यकता होती है ताकि कालकोठरी से बाहर निकलने की नौबत न आए। आपके पिछले 2 दिनों के इतिहास को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि आप इतने समय के बाद भी उस रक्षात्मक कौशल को आराम से सक्रिय रख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी शक्ति ऊपरी रैंक C होनी चाहिए, यहां तक कि संभवतः B के करीब भी। आखिरी बात कहते हुए वह मुस्कुराया। यह आदमी आउटर बैंक एक्स में शीर्ष रैंक वाला था, B रैंक का शिकारी कोहेन एंडरसन।
हमें इस शहर और इसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए आप जैसे और प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ अक्सर लोग हताहत होते रहते हैं और हमें टीम में एक और शक्तिशाली शिकारी की जरूरत है। अगला कालकोठरी गोता अब से 3 दिन बाद है। हम सुबह 10 बजे सोलेल के महल में इकट्ठा होते हैं, इसे मिस न करें। उसने आखिरी कुछ शब्द कहे, फिर इधर उधर देखा और मेरी ओर देखे बिना ही दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा है, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। आखिर उन्होंने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और चेहरे पर एक भयानक भाव लिए कुर्सी की ओर चला गया। कोहेन एंडरसन, इस शहर का सबसे शक्तिशाली शिकारी और सी रैंक के कालकोठरी के खिलाफ बचाव में सबसे आगे रहने वाला सोलेल का महल। कालकोठरी का पत्थर हमेशा गहरे नारंगी रंग में दिखाई देता था, जिससे पता चलता था कि यह किसी भी समय लाल हो सकता है और कालकोठरी को तोड़ सकता है। कोहेन इस कालकोठरी को सप्ताह में 2 बार साफ करने के लिए एक दल बनाता है। हालांकि इस दल को बनाने वाले शिकारी हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि लगभग हर गोता में हताहत होते हैं। सी रैंक का कालकोठरी इतना कठिन था। टीम का नेतृत्व करने वाले बी रैंक के शिकारी के साथ भी हताहतों की संख्या थी। स्थानीय शिकारी प्लेटफॉर्म में ये जानकारी आम थी। शहर की रक्षा में मदद करने के लिए नियमित रूप से नए शिकारियों की भर्ती की जाती थी, लेकिन टीम में गिरे हुए सी रैंक के शिकारी के लिए कम से कम सप्ताह में एक बार मेमोरियम होता था। मैं अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाना चाहता था, फिर बिना मौत के जोखिम के जो कुछ भी मदद कर सकता था वह करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। मेरा गुस्सा काबू में रहा क्योंकि मुझे उसकी आवाज याद आ गई जो आदेश की तरह लग रही थी। अहंकार, बस यही सब कुछ था जो मैंने उससे महसूस किया। सत्ता आपके साथ ऐसा ही कर सकती है। कोहेन को व्यापक रूप से अहंकारी माना जाता था, लेकिन वह शहर का सबसे शक्तिशाली शिकारी था और उस पर भरोसा किया जा सकता था कि वह सोलेल के महल से कालकोठरी को तोड़ देगा। ऐसा लगता है कि मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा जल्दी सी रैंक के कालकोठरी में जाऊंगा, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह गलत था। मेरी शक्ति निश्चित रूप से ऊपरी रैंक सी या बी के करीब नहीं थी। जैसे ही मैंने उचित कौशल पुस्तक सीखी, मेरे अंतहीन कास्ट के साथ कुछ भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मेरे चेहरे पर एक क्रूर भाव उभरा क्योंकि पुरानी योजनाएं फेंक दी गई और नई योजनाएं बनाई गई। नूह, व्यवसाय, शिकारी, जीवन शक्ति 70, केंद्र शक्ति 70, कौशल F फायरबॉल 96, F हीट 10, A आर्कटिक कवच 79, D टोर्मेंट की लपटें 31, D सेफगार्ड -8, D खतरे की भावना 5, C आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 2। उपकरण E स्विफ्ट बूट्स। अध्याय 9, चिंतन और योजना। मैंने अब तक जो कुछ भी किया था उसकी समीक्षा की और देखा कि मैं क्या बदल सकता हूँ। मैं कल फ्रोजन वेस्टलैंड पर खेती करना जारी रखने वाला था, लेकिन मैं कम से कम कुछ राउंड के लिए शहर के रैंक डेंगॉन में से एक गोबलिन किंग्स एबोट की ओर भी जा रहा था। मैंने अभी अभी एक सी रैंक रक्षात्मक कौशल सीखा है जिसका अधिकांश शिकारी उपयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी उच्च ऊर्जा आवश्यकता होती है। ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो मेरे जीवन को खतरे में डाल दे। रैंक डी फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट के साथ मुझे बिना किसी समस्या के 30 मंजिल वाले कालकोठरी को साफ करने में सक्षम होना चाहिए। एक और बात मेरे कौशल का उपयोग था। अगर मैं वास्तव में अंतहीन कास्ट कर सकता हूं तो मुझे इसे अपने लाभ के लिए और भी अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। आर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र और खतरे सेने से अभी भी सक्रिय थे। मैं अपने पुराने बिस्तर पर बैठ गया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे सुरक्षा और आर्कटिक कवच दोनों सक्रिय हो गए। कुछ मिनट बीत गए और मैं थोड़ा और शांत हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद क्या चूक गया हूं। फ्रोजन वेस्टलैंड को अन्य रैंक वाले डेंगॉन की तरह सक्रिय रूप से साफ नहीं किया गया था और इसमें नारंगी रंग का रंग था। क्या होगा जब इसे एक दिन में कई बार साफ किया जाएगा? एक बदलाव बहुत ध्यान देने योग्य होगा। मैंने अपनी छत की ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी कितनी गलतियों से भरा हुआ हूं। आज मैं आराम करूंगा, कल मैं वास्तव में आगे बढ़ना शुरू करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सी आइटम रैंक से सुसज्जित वह आदमी एक आलीशान कार में पीछे बैठा हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अप्रिय भाव था, जैसे उसने अभी अभी कोई कीड़ा निगल लिया हो। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जिनसे वह नफरत करता था क्योंकि वह लोगों से ऊपर था। नूह, वह नव जागृत शिकारी जिससे उसने अभी अभी मुलाकात की थी, सबसे अधिक परेशान करने वाले लोगों की सूची में सबसे ऊपर था। यह बात नहीं थी कि वह मजबूत था या कमजोर, यह उसका रवैया था। वह ऐसे दयनीय रवैये वाले लोगों को नीची नजर से देखता था। एक शक्तिशाली क्षमता के प्रति जागृत होने के बाद चुपचाप रहना और खतरे से बचना चाहते हैं। अप्रिय, आपको अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का उपयोग अन्य दयनीय लोगों को इस दुनिया में थोड़े और समय तक जीने में मदद करने के लिए करना चाहिए। इस युग में ताकतवर लोगों ने कमजोरों पर राज किया और मैं अपने शहर में एक कमजोर व्यक्ति नहीं चाहता। या तो वह लाइन में आ जाए या। कार में एक फोन जल्दी से कनेक्ट हुआ और कोहेन ने बात की। उसके खतरे के स्तर को संशोधित करें, इसे भी बनाएं। वो एक रक्षात्मक कौशल का उपयोग करने में सक्षम था जिसे नष्ट करने के लिए मुझे कुछ हमले करने पड़ते, और जब तक मैं उससे बात कर रहा था ये पूरे समय सक्रिय रहा। पता लगाएं कि कौन सा कौशल विवरण से मेल खाता है और उसकी शक्ति का आकलन करें। वह सबसे अधिक संभावना एक स्वाभाविक रूप से जागृत व्यक्ति है जिसके पास एक अंतर्निहित कौशल है जो बड़ी मात्रा में फोकस जोड़ता है, जिससे उसे रैंकिंग में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। लाइन के दूसरी तरफ से जवाब आने से पहले ही चुप्पी छा गई। जी सर। वह आउटर बैंक एक्स में एकमात्र बी रैंक का शिकारी था। शहर का जीवन उसके हाथों में था। वह जो चाहे कर सकता था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। स्थानीय सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इस शहर में कोई भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था और यही स्थिति बनी रहेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह उठते ही मैंने कोहेन एंडरसन के बारे में जो कुछ भी जाना था उसे संकलित किया। अपने अस्थिर रवैये के अलावा वह आउटर बैंक एक्स में रैंक बी स्किल रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। कुछ महीने पहले जब रैंक सी हंटर्स से बनी उनकी टीम ने सोलेल के महल के बॉस को हराया था, जिसमें आधी टीम हार गई थी, तो वह बॉस से रैंक बी स्किल बुक पाने के लिए भाग्यशाली था। बॉस शायद ही कभी कोई कौशल पुस्तकें या आइटम गिराते हैं जो उनसे उच्च स्तर के होते हैं, लेकिन यह संभावना तब बढ़ जाती है जब वे उच्च रैंकिंग वाले डेंगॉन के बॉस होते हैं। रैंक सी डेंगॉन में उस स्तर के सैकड़ों जानवर होते हैं, साथ ही एक विशाल बॉस होता है जो टाइटन की उपाधि अर्जित करता है। ये विशाल बॉस बेहद शक्तिशाली होते हैं और डेंगॉन से उच्च रैंक की कोई चीज गिराने की संभावना रखते हैं।
एंडरसन बहुत भाग्यशाली था, वह भी श्रेणी के शिकारियों की श्रेणी में शामिल हो गया और इस शहर में सबसे ऊपर अपना स्थान बना लिया। कई महीनों तक उसकी टीम एक जैसी नहीं रही क्योंकि रैंक सी के शिकारियों की सोलेल के महल के खतरों से मृत्यु दर बहुत अधिक थी। मैं अब से कुछ दिनों बाद जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। मैंने सब कुछ सोच लिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक सवारी बुलाए और आखिरी बार फ्रोजन वेस्टलैंड की ओर चल पड़ा। चूंकि वे पहले से ही जानते हैं कि मैंने इसे पास कर लिया है, इसलिए मैं इसे कुछ और बार पास करूंगा ताकि एक ऐसे कौशल के लिए फंड जुटा सकूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने कल प्रत्येक रन के लिए लगभग 20 मिनट खर्च किए और मुझे इसे कई बार पूरा करने और आधे मिलियन से अधिक लाने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। हालांकि मेरे मन में जो कौशल है उसे प्राप्त करने के लिए मुझे केवल $400,000 की आवश्यकता होगी। इस बार मैं और भी ज्यादा कुशल था। मैंने कालकोठरी में प्रवेश किया और विशाल भालू को 3 बार और जला दिया, जिससे मुझे बहुत सारे कोर और 2 कौशल पुस्तकें मिली जो केवल बेचने लायक थी। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने फ्रोजन वेस्टलैंड को पूरा कर लिया और अपनी योजनाओं के अगले चरण को पूरी तरह से शुरू करने के लिए केंद्रीय जागृत केंद्र में चला गया। कोर और स्किल बुक $4,47,000 में बिक गए और मैं स्किल शॉप की ओर गया ताकि वह कौशल खरीद सकूं जो मुझे बिना किसी संकोच के मुक्त होने की अनुमति देगा। कौशल अभी भी मोटे शीशे के पीछे था, जिसे मैंने जल्दी से फ्रंट डेस्क पर मौजूद व्यक्ति को बुलाया और खरीद लिया। रैंक सी कौशल छलावरण कौशल आपको अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने की अनुमति देता है और आपको दिखाई न देने के लिए इसे सक्रिय रखना पड़ता है। बेहद अमीर लोगों के अलावा बहुत से लोग इस कौशल का इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए इस पर निर्भर रहूंगा, जबकि मैं ऐसे काम करता हूं जो आज भी कई लोगों के लिए सामान्य बात नहीं है। मैंने कौशल सीखने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और जागृत केंद्र से बाहर चला गया। मेरे पास अभी भी मेरा F रैंक लाइसेंस था और यह मुझे किसी भी गेट से आगे निकलने की अनुमति देता था, चाहे वह किसी भी रैंक का हो। कालकोठरी के चारों ओर लगाए गए गेट और गार्ड ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि सामान्य लोग कालकोठरी में अपनी किस्मत आजमाते समय वहां से न गुजरे और खुद को मार न डालें। शिकारी गेट से गुजर सकते थे, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो, बशर्ते उनके पास लाइसेंस हो, क्योंकि कालकोठरी के आसपास इकट्ठा होने वाले कई शिकारी सिर्फ गोता लगाने के उद्देश्य से नहीं होते थे। मैंने एक सवारी बुलाई और गोब्लिन किंग्स एबोट की ओर जाने का निर्देश दिया। रैंक बढ़ने के साथ साथ कालकोठरी लगातार कठिन होती जाती है, जैसा कि देखा जा सकता है कि कैसे रैंक सी कालकोठरी को रैंक सी शिकारियों से घिरे बी रैंक के शिकारी द्वारा मुश्किल से संभाला जा रहा था। ई से डी तक की कठिनाई भी कई लोगों के लिए पार करने के लिए एक बड़ी खाई थी, जिसमें डी रैंक के शिकारी 10 के समूहों में गोता लगाने का विकल्प चुनते थे या सी रैंक के शिकारी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए छोटे समूह बनाते थे। रैंक डी कालकोठरी बहुत लाभदायक है, लेकिन जब आपको लूट को 10 लोगों के बीच बांटना पड़ता है तो आपके सामने आने वाले खतरों को देखते हुए रिटर्न न्यूनतम होता है। जब हम शहर के बीचों बीच पहुंचे तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, जहां आप कई रास्तों से कई कालकोठरियों तक पहुंच सकते थे। मैंने सबसे नजदीकी गली ढूंढी और छलावरण के साथ साथ आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन और आर्कटिक आर्मर को सक्रिय किया। खतरे की भावना को इस पूरे समय सक्रिय रखा गया था। रैंक सी छलावरण एक शिकारी को उसी रैंक के किसी भी व्यक्ति से छिपा सकता है। शक्तिशाली रैंक भी शिकारी आपको काफी आसानी से नोटिस कर सकते हैं। अगर कोई अभी मुझ पर नजर रख रहा हो तो मुझे 100% यकीन है कि वह भी रैंक का शिकारी नहीं होगा, इसलिए अब से मेरी हरकतें छिपी रहेंगी। मैं सड़क के बीच में निकल आया, गाड़ियां दहक रही थीं और लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक भी व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कुछ लोग मुझसे टकरा रहे थे और ये देखने के लिए अपना सिर झुका रहे थे कि आखिर उन्हें क्या लगा। जैसे ही मुझे कौशल की उपयोगिता की पुष्टि हुई, मैं गोब्लिन किंग्स एबोट की दिशा में दौड़ पड़ा और 20 मिनट में वहां पहुंच गया। इस बार मैंने अपना लाइसेंस दिखाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे मानव निर्मित गेट से गुजर गया। बगल में मौजूद डी रैंक के गार्ड को कुछ भी पता नहीं था। अंदर मौजूद किसी भी शिकारी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जिससे अब से नई योजनाओं के लिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर मैंने उस विशाल मोनोलिथ को देखा जो नीले रंग से चमक रहा था। इस कालकोठरी को नियमित रूप से रैंक सी और डी शिकारी साफ करते थे। यह अधिक लाभदायक कालकोठरी में से एक थी क्योंकि कभी कभी विशेष ड्रॉप निकलता था। किंग्स वेलोर यह आइटम एक पूर्ण शरीर कवच था जो आपकी गति में बाधा डाले बिना आपकी रक्षा को एक बड़े अंतर से बढ़ाता था। चूंकि रैंक सी आइटम बेहद दुर्लभ थे और ज्यादातर केवल रैंक सी कालकोठरी में गोता लगाने वालों द्वारा जमा किए जाते थे, यह आइटम शिकारियों के लिए उपकरणों के सबसे गर्म टुकड़ों में से एक था। मैंने यादें ताजा करना बंद कर दिया और मोनोलिथ के चौकोर दरवाजों में से एक की ओर गया, अपना हाथ रखा और तुरंत गोब्लिन किंग के निवास में पहुंच गया। नूह व्यवसाय शिकारी जीवन शक्ति 70 केंद्र शक्ति 70 कौशल कौशल F फायरबॉल 98 F हील -21 A आर्कटिक कवच 95 D टोमेंट की लपटे 49 D सेफगार्ड -15 D खतरे की भावना 33 C आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 25 C छलावरण -3 उपकरण E स्विफ्ट बूट्स अध्याय 10 भूत राजा का निवास। उच्च श्रेणी के कालकोठरी के लेआउट धीरे धीरे अधिक असाधारण होते गए। गोबलिन किंग्स एबोट में जिस पहली मंजिल पर आपको ले जाया गया था उसके चारों ओर झाड़ियां और पेड़ थे। गोबलिन 5 के समूहों में यात्रा करते थे और पूरी मंजिल पर परोल करते थे। जिस क्षण आप किसी एक पर हमला करते, वे जोरदार संकेत देकर दूसरों को सचेत कर देते और उन सभी को आपके पास आने के लिए कहते। इस कालकोठरी में गोता लगाने के लिए बनाए गए दलों को यह सुनिश्चित करना था कि उनके पास कम से कम एक समूह की देखभाल करने के लिए पर्याप्त क्षति डील है, इससे पहले कि अन्य 2 समूह अंदर घुस जाएं। यदि आपकी पार्टी कभी भी खुद को भूतों के 3 समूहों से घिरा हुआ पाती है तो आपको अपनी प्रार्थना करनी होगी। मैंने भूतों के समूह की ओर देखा जो मेरे सामने ही सतर्क हो गए थे। भूतों पर हरे रंग की शल्क की परत थी, उनकी ऊंचाई 3 मीटर तक थी। उनमें से 4 के हाथ में क्लब और गदा थी और एक के हाथ में लकड़ी का डंडा था। मैंने रैंक F फायरबॉल की प्रभावशीलता का परीक्षण करके शुरुआत की, जिसकी दक्षता लगभग 100 तक पहुंच गई थी, जिससे यही रैंक कौशल के बराबर हो गया। घूमता हुआ फायरबॉल जो और भी अधिक सघन था, एक गॉब्लिन की ओर बढ़ा और फट गया। भूत को कुछ फीट पीछे धकेला गया, लेकिन वह जल्दी से वापस उठ खड़ा हुआ जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उसके हरे रंग के शल्क केवल थोड़े से डेंटेड थे। अरे, मैं सोच रहा था कि फायरबॉल का भविष्य में अभी भी कुछ उपयोग हो सकता है।
इसकी तेज कास्टिंग और गति वास्तव में अच्छी होगी यदि मैं कभी ऐसी चीजों के खिलाफ जा रहा था जिनके पास राक्षसों जैसी उच्च सुरक्षा नहीं है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। हालांकि तेजतर्रार गॉब्लिन लगभग आ ही गए थे, इसलिए मैंने अपने सबसे आक्रामक कौशल फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट का इस्तेमाल किया। मेरे सामने आग की एक लाइन तेजी से दिखाई दी, जो सबसे आगे वाले गॉब्लिन को मारने के लिए आगे बढ़ी। प्रभाव के बाद 1 सेकंड का विराम था, इससे पहले कि एक चीख सुनाई दे, क्योंकि आग की लाइन सामने से पीछे की ओर घुस गई थी। मैंने लपटों के खंभे को पकड़ने की कोशिश की और अपना हाथ दाईं ओर ले गया। कौशल ने मेरे आदेश का पालन किया, एक मोटी रस्सी की तरह काम किया जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ी और दाईं ओर 2 भूतों के सिर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बचे हुए 2 भूत अपने दोस्तों की इतनी जल्दी मौत देखकर तुरंत डर गए और वे पीछे की ओर भागने लगे। हालांकि मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं आगे बढ़ा और दूरी बनाए रखी। जल्दी से 2 भूतों के चारों ओर कुंडली मारने की कला सीखी, उन्हें जलाकर राख कर दिया। हाँ, यह एक ऐसी विधि थी जिसका उपयोग मैंने इस कौशल से परिचित होने के बाद करना शुरू किया था। मुझे कौशल को सिर्फ मेरे सामने आग की लपटें फेंकने की अनुमति नहीं देनी थी। जैसे जैसे मेरी दक्षता बढ़ती गई, मैं लपटों के खंभे को सिर्फ आगे, तिरछे या क्षैतिज रूप से आगे बढ़ने के बजाय और अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकता था। पर्याप्त एकाग्रता के साथ मैं कौशल को रस्सी की तरह फुर्तीला होने का आदेश दे सकता था ताकि मेरे दुश्मनों को आग की लपटों में झोंक दिया जा सके। जैसे ही मैंने उन्हें खत्म किया, सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी क्योंकि अन्य 5 भूत प्रेत भी अंदर घुस आए। इस बार मैं शांत नहीं बैठा, बल्कि उन्हें एक ठंडी मुस्कान दी और उनकी ओर दौड़ा। मेरे सामने आग का एक स्तंभ भयावह रूप से छटपटा रहा था। मैंने फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट को नियंत्रित करने और अपनी पसंद के अनुसार हिलाने का अभ्यास किया, जिसके परिणामस्वरूप भूतों की चीखें निकल आईं। जल्द ही वहां 5 और जले हुए राक्षस जमीन पर थे, उनके शरीर अभी भी अत्यधिक गर्मी से उबल रहे थे। मैं पहले ही 2 समूहों को मार चुका था, एक और बचा होना चाहिए। मैंने उनके आने का इंतजार नहीं किया और चीख पुकार और शोर की ओर बढ़ गया और आखिरी 5 को उनके पिछले दोस्तों की तरह ही आसानी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद से मैं बस मंजिलों पर दौड़ता रहा, जिससे मेरे अब पसंदीदा कौशल की दक्षता बढ़ती गई। कुछ मंजिलों पर मैंने राक्षसों के खिलाफ छलावरण की प्रभावशीलता का परीक्षण किया और परिणाम शानदार थे। मैं उनके चारों ओर कुछ मीटर तक छिप सकता था, बिना किसी चीज को नोटिस किए, लेकिन अगर मैं बस कुछ सेकंड के लिए उस स्थान पर रहता या उनके करीब जाता तो आंखें उस जगह पर चली जाती जहां मैं था। मुझे यकीन नहीं था कि यह सिर्फ तेज इंद्रियों का असर था या तेज नाक का, जो आपके नजदीक आने पर उन्हें सचेत कर देती थी, लेकिन बिना देखे इधर उधर भागना मजेदार था। 10वीं मंजिल से आगे और भी भूत तीरंदाज और जादूगर दिखाई देने लगे, जो मेरी ओर तीर, आग के गोले, बिजली और बर्फ के गोले दाग रहे थे। हालांकि मेरे पास आर्टिक कवच और आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र हमेशा सक्रिय रहता था, जिससे तीर मेरे शरीर से दूर उछल जाते थे और मंत्र मेरे आसपास के पारदर्शी क्षेत्र के संपर्क में आते ही गायब हो जाते थे। वे केवल एक छोटे से प्राणी को देख सकते थे जो उनके हमलों को रोक रहा था और उन्हें अवशोषित कर रहा था, जबकि वह आग के एक मोटे स्तंभ के साथ हमला कर रहा था जिसने या तो उनके शरीर को मौत के घाट उतार दिया या उनके सिर को उड़ा दिया। छलावरण के साथ भूत जादूगरों और तीरंदाजों को आश्चर्यचकित करना और भी घातक था, क्योंकि वे बेजान होने से पहले एक भी जादू नहीं कर सकते थे। जब मैंने इन डी रैंक के 3 मीटर लंबे राक्षसों को आसानी से गिरते हुए देखा तो मेरे अंदर एड्रेनालाइन का संचार हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि यह वह नहीं था जिसका मैं लक्ष्य बना रहा था। वे डी रैंक के थे, वे कमजोर थे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझ सकता। कोई भी यादृच्छिक करोड़पति उतनी ही मजबूत स्किल और पर्याप्त कोर खरीद सकता है जिससे कोई भी आसानी से उतना ही शक्तिशाली बन जाए। मैं अपने अंदर जो बदलाव लाना चाहता था वह ये था कि मैं कायरता की भावना, असहायता की भावना को महसूस न करूं जिसमें मैं इतने लंबे समय से डूबा हुआ था। जो भी मेरे रास्ते में खड़ा था, चाहे वह इंसान हो या राक्षस, चाहे वह सबसे बड़ा टाइटन हो जिसका मैं अंततः सामना करूंगा, मैं बिना किसी डर के उसका सामना करना चाहता था। मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और भी तेजी से नीचे की ओर भागा। 1.5 घंटे के भीतर मैं तहखाने की सभी 29 मंजिलों से नीचे उतर चुका था और सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी के पास खड़ा था जो मुझे बॉस के कमरे तक ले जाने वाली थी। मुझे सामान्य शिकारियों के दर्द का एहसास हुआ और क्यों उनमें से ज्यादातर दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही कालकोठरी में गोता लगाते थे। दुश्मनों को बाएं और दाएं काटते हुए नीचे की ओर भागते हुए मुझे अभी भी प्रत्येक मंजिल पर कुछ मिनट बिताने की जरूरत थी। इतनी सारी मंजिलें और राक्षस होने के कारण एक समूह में शिकारियों को प्रत्येक मंजिल पर राक्षसों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी, जबकि आराम करते हुए अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और ठीक होने के तुरंत बाद ठीक होना पड़ता था। सिर्फ एक कालकोठरी से गुजरने में उन्हें 5 घंटे या उससे ज्यादा लग सकते थे। मेरे लिए अपने हुनर को अंतहीन रूप से आजमा पाना इतनी बड़ी बात थी कि अब भी मैं खुद से सवाल करता हूं कि क्या यह अभी भी वास्तविक है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सुनिश्चित किया कि सभी रक्षात्मक कौशल और यहां तक कि छलावरण सक्रिय थे और मैं जल्द ही बीच में एक छोटे से पहाड़ के साथ एक विशाल समाशोधन में था। इसे मिटा दें, यह कोई पहाड़ नहीं था, बस एक बहुत ही क्रूर दिखने वाला भूत था जो लगभग 6 मीटर आकार का था। इसकी त्वचा गहरे काले रंग की चमक रही थी जो इसे इस समाशोधन में बहुत प्रमुख बना रही थी। हे भगवान, इसके हाथों में कोई हथियार नहीं था और फिर भी इसके हाथ अकेले ही इसके पास आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त लग रहे थे। ये बॉस कई शिकारियों का हत्यारा था। इसका बड़ा आकार और ताकत जल्दी ही अनुभवहीन शिकारियों को जानकार शिकारियों से अलग कर देती थी। इसके एक भी हमले का सामना करने के लिए कम से कम 2 रैंक डी नाइट्स या सबसे भारी कवच वाले 1 रैंक सी की आवश्यकता थी। आपको ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि आपकी टीम के जादूगर और बर्सिकर्स इस जानवर पर कई मंत्र और हमले करने के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहे होंगे ताकि इसे कम से कम समय में खत्म किया जा सके, अन्यथा मौतें होंगी। मैं उससे कुछ दूरी पर था, इसलिए मुझे लगा कि छलावरण सक्रिय होने के कारण मुझे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं समाशोधन में पहुंचा, इसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर केंद्रित हो गईं। तो अपने परिवेश में घुल मिल जाना इस प्रकार के राक्षस की इंद्रियों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मुझे यकीन नहीं था कि इस रैंक डी बॉस को अभी टाइटन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसके आकार ने मुझे एक चींटी की तरह महसूस कराया क्योंकि मुझे इसकी नजर से मिलने के लिए अपना सिर उठाना पड़ा। मुझे लगा कि मेरा खून तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि मैं खुद को अपने आकार से 3 गुना बड़ी किसी चीज के सामने खड़ा पा रहा था।
मैं डरा हुआ नहीं था। मैंने इस विशाल जानवर को देखा और मैंने अपने लक्ष्य देखे। मैंने अपना भविष्य देखा। मैं धीरे धीरे चलने लगा और धीरे धीरे मेरी चाल दौड़ने में बदल गई। जानवर बिना आवाज किए स्थिर खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई क्योंकि अनियंत्रित हंसी सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं इस विशालकाय जानवर की ओर बढ़ा, आग की कुछ मीटर लंबी मोटी रेखा मेरे बगल में दिखाई दी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक बड़ी काली मुट्ठी ने मेरी पूरी नजर को ढक लिया। मेरी हंसी रुकी नहीं क्योंकि आग की लपटें भी बाहर निकली और उस मुट्ठी को लपेट लिया। फिर एक बहुत बड़ा प्रभाव महसूस हुआ। धमाका। मुट्ठी ने ऐसा महसूस किया जैसे पूरी दुनिया मुझ पर गिर गई हो। मैंने इसे उस गोले से टकराते हुए देखा जो मेरी रक्षा कर रहा था, और तुरंत ही मैंने खुद को ऐसी गति से वापस उड़ते हुए महसूस किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धमाका। एक सेकंड बाद मैं पीछे की दीवार से टकरा गया। मेरे पैरों पर गिरते ही एक गोलाकार गड्ढा बन गया। मेरे शरीर पर एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा। रैंक सी कौशल आर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र दिखाने के लिए नहीं था। मेरे सामने खड़ा जानवर अब चुप नहीं रहा क्योंकि पूरे विशाल मैदान में एक करुण चीख गूंज रही थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी जमीन पर गिर गई थी, हमेशा के लिए उसकी बाहों से अलग हो गई थी। उसकी आंखों की शांति पूरी तरह से गायब हो गई थी क्योंकि उसके पैर जमीन पर टकराए और मेरी ओर कूद पड़े। उसके बचे हुए अच्छे हाथों में से एक मेरी ओर बढ़ा जैसे कि मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने लैपटॉप की केबल को घुमाकर गोलाकार आकार बनाने का आदेश दिया, जबकि इस हथेली को मुझ पर टूटते हुए देखा। जब हथेली जमीन पर उतरी तो लैपटॉप की गोलाकार रेखा तेज गति से घूमने लगी। जिंग। मांस और हड्डियों को चीरते समय एक भयानक आवाज सुनी जा सकती थी। गॉब्लिन के राजा की बची हुई भुजा बीच में से विचित्र रूप से कटी हुई थी, गहरे लाल रंग का खून बह रहा था। हम सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थे और मैंने उसके उग्र चेहरे को देखा और आग की घूमती हुई रेखा को इस विशालकाय की गर्दन पर हमला करने का आदेश दिया। जिंग। 1 सेकंड बीता और फिर 6 मीटर लंबे राक्षस का सिर जमीन पर आ गिरा। अध्याय 11 खरीदने के लिए सही कौशल। मैं हंस पड़ा क्योंकि मुझे इतने विशालकाय जानवर को मारने का आनंद आ रहा था। मैं ये सीखकर और भी अधिक खुश था कि अपनी कुशलता के बढ़ने के साथ साथ अपने कौशल का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। टॉर्मेंट की लपटें। जब मैंने पहली बार इसे डाला तो मेरे सामने लपटों की एक पंक्ति निकल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे इसका उपयोग करना जारी रखा, इसे नियंत्रित करने के नए तरीके सामने आए। मैं लपटों की रेखा को अपनी इच्छानुसार दिशा में ले जाने में सक्षम था। अब मैं मोटी लपटों को रस्सी की तरह मोड़ सकता था तथा अब मैं उनके सिरों को जोड़कर उन्हें और भी घातक बना सकता था। इससे मुझे समय बीतने के साथ उच्च रैंकिंग कौशल सीखने और सुधारने की इच्छा हुई। मैंने बिना सिर वाले विशालकाय को देखते हुए सोचना जारी रखा, इससे पहले कि मैं गिरे हुए सामान को इकट्ठा करूं। कोर के अलावा एक रैंक डी कौशल पुस्तक भी थी, आइस शॉट्स, एक विशिष्ट स्थान पर बर्फ के तेज टुकड़े गिराता है। इस कौशल पुस्तक की काफी मांग थी और इसे अच्छी रकम में बेचा जा सकता था। यह मेरे वर्तमान व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था और मैं इसे नहीं सीखूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य अब आक्रामक रैंक सी कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके साथ ही मैं आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन, आर्कटिक आर्मर और डेंजर सेंस जैसे अन्य कौशल खरीदना चाहता था जिन्हें सक्रिय किया जा सकता था और मेरे मामले में निष्क्रिय कौशल बन सकते थे जो केवल मेरे आदेश के बाद समाप्त होते थे। यह मेरी योजनाओं का अगला चरण था, ऐसे कौशल जिन्हें मैं चालू कर सकता था और बिना किसी और विचार के उन्हें जारी रख सकता था। अगर मैं कई तरह के सहायक और रक्षात्मक कौशल एकत्र कर सकता हूं जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव प्रदान करते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर परत करते हैं, बस इसके बारे में सोचने से ही मेरा खून खौल उठता है। अगला कौशल एक किलर रैंक सी कौशल होगा जो कुछ दिनों में सोलेल के महल में गोता लगाने पर काम आएगा, और मेरे दिमाग में जो अन्य कौशल थे वे उसके बाद आएंगे। टॉर्मेंट की लपटें में वर्तमान में बहुत उच्च दक्षता थी, इसकी शक्ति संभवतः रैंक सी कौशल के करीब थी, लेकिन एक वास्तविक रैंक सी आक्रामक कौशल उनके बड़े पैमाने पर क्षति के साथ हंसने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गिरे हुए विशालकाय के पास बैठ गया और उसके द्वारा गिराए गए जीवन शक्ति और शक्ति कोर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मैंने 29 मंजिलों में छोटे छोटे भूतों से टन इकट्ठा किया था और अपनी जीवन शक्ति और शक्ति विशेषताओं को 100 से ऊपर लाने की योजना बनाई थी। जैसे ही मैंने काम पूरा किया, मैंने हरे क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया जो तब उभरा जब गॉब्लिन राजा को हराया गया और उसे बाहर ले जाया गया। मेरा छलावरण पहले से ही सक्रिय था और मोनोलिथ के शिविर के आसपास समूहों में एकत्रित यह आइटम और कौशल बेचने वाले कई शिकारियों में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा। सुरक्षित कालकोठरियों के आसपास के क्षेत्र आमतौर पर अपने स्वयं के छोटे बाजारों में बदल जाते हैं, जहां शिकारी बिना आधिकारिक चैनलों जैसे कि जागृत केंद्रों से गुजरे कौशल कोर या वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कालकोठरियों के आसपास इन चीजों को बेचने से हालांकि बहुत कम मुनाफा होता है, इसलिए जब तक कोई शिकारी किसी खास कौशल या वस्तु के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार न हो, तब तक ज्यादातर लोग अपनी लूट का माल जागृत केंद्रों को बेच देते हैं। इन केंद्रों को नियंत्रित करने वाली सरकार ने अपने सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए सामग्री के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करते हुए जितना संभव था सब कुछ हड़प लिया। हालांकि इसके बारे में मजेदार बात यह थी कि इनमें से कितने सैनिक उच्च श्रेणी के शहरों में तैनात होंगे जहां अमीर लोग एक साथ रहते थे। ये दुनिया बस ऐसी ही थी। मैंने पर्यावरण की हलचल को अनदेखा किया और मोनोलिथ के चौकोर दरवाजों में से एक के पास पहुंचा और एक और दौड़ के लिए गोब्लिन किंग्स एबोट में वापस चला गया। मैं आने वाले दिनों के लिए पागलों की तरह कालकोठरी में गोता लगाने और सोलेल के महल में गोता लगाने और उस घमंडी बदमाश से निपटने के लिए किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार होने से पहले जितना हो सके उतना जमा करने की योजना बना रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सर, कुछ घंटे पहले ही हमने उसे खो दिया जब वह शहर में कार से उतर गया था, बटलर। क्या, जब हमारी नजर पूरे शहर पर है तो आप किसी को कैसे खो सकते हैं? कोहेन ने टैक्सीडो पहने हुए उस मोटे आदमी से फोन पर पूछा। ये हमारी गलती थी सर, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहूंगा। बटलर ने अपने मालिक से बात करते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। ये वही आदमी था जिसने उसकी जान बचाई थी जब राक्षस उसे खत्म करने वाले थे, और तब से वह उसका ऋणी हो गया था। वो एक बड़ी फर्म में उच्च पद पर कार्यरत एक अधिकारी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और स्वेच्छा से अपने मालिक का अनुसरण किया, अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन किया और अपने मालिक की कई पसंदों की अनदेखी की। आखिरकार कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता।
यह क्या है? उसके बारे में कई विसंगतियां हैं जिनके बारे में हम अनिश्चित हैं और अभी तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि उसकी शक्ति का स्तर कितना ऊंचा है। आज मेरी आशंका और बढ़ गई क्योंकि वह हमारे कई लोगों की निगरानी में भागने में सफल रहा। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि हम उससे अलग तरीके से संपर्क करें? उसने हर शब्द को ध्यान से बोला, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके शब्द क्रोध का कारण न बने। कोहेन के बोलने से पहले फोन पर दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? बटलर ने तुरंत भौहें सिकुड़ी और अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। फिर उसने जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं केवल इस आदमी के बारे में बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, जो कुछ ही दिनों में अचानक रैंक बी के करीब पहुंच गया है। इसके बाद कुछ देर के लिए विराम लगा, फिर जवाब आया और कुछ ही देर बाद कॉल समाप्त हो गई। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। बटलर ने पसीना पोंछा और हवेली से बाहर देखा। वह सफल नहीं हुआ, उसका मालिक अभी भी नाराज था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गोब्लिन किंग्स एबोर्ड का मेरा दूसरा रन फलदायी रहा क्योंकि बॉस इतने दयालु थे कि उन्होंने वांछित कवच किंग्स वेलोर गिरा दिया था। 6 मीटर के गॉब्लिन के पूरे शरीर पर भयानक जलन थी क्योंकि मैंने अपने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का सामना करने के लिए ज्यादा अभ्यास करने के लिए उसके साथ समय बिताया। ये सब बहुत बड़े बॉस के खिलाफ जाने की तैयारी में था, जिन्होंने रैंक सी और उससे ऊपर के टाइटन्स का खिताब पूरी तरह से अर्जित किया था। मैंने जो चीजें सीखी उनमें से एक ये थी कि यदि आपके पास पर्याप्त मजबूत रक्षात्मक कौशल नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी चालों के बारे में कितने जानकार हैं, क्योंकि एक ही मुक्का आपके शरीर को दीवार पर दाग सकता है। मैंने किंग्स वेलोर पहना और महसूस किया कि मेरे चारों ओर कपड़ों की एक नई परत लिपटी हुई है। कवच में हल्के नीले रंग की धातु की चमक थी, जिसमें छाती पर थोड़ा सा उभार था, जो मेरे शरीर के अधिकांश हिस्से को मेरे हाथ पैरों और सिर के अलावा ढक रहा था। इस कवच की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे पहनकर इधर उधर घूमना अजीब नहीं लगता था, जैसे कि धातु की विशेषता लचीली हो। मैं बिना किसी समस्या के अपने शरीर को सामान्य से भी बेहतर तरीके से हिला और खींच सकता था। कालकोठरी के तीसरे रन ने मुझे पर्याप्त से अधिक कोर दिए, जिससे मेरा बैकपैक अब लगभग छलकने लगा था। साथ ही रैंक डी कौशल ट्रिपल शॉट भी था, जो आमतौर पर धनुष का उपयोग करने वाले रेंजेड बर्सर्कर्स द्वारा उपयोग किया जाता था। मैंने दिन का आधे से ज्यादा समय इस कालकोठरी में गोता लगाने में बिताया था और बाहर पहले से ही रात हो चुकी थी। अपनी पीठ पर भरे हुए बैग को कसते हुए मैं गोब्लिन किंग्स एबोर्ड शिविर से बाहर निकला और शहर की ओर चल पड़ा, हमेशा की तरह अपने छलावरण के साथ। एक बार जब मैं शहर के बीच में था तो मैंने कौशल को बंद कर दिया और एक सवारी को बुलाया, जिसने मुझे 20 मिनट बाद केंद्रीय जागृत केंद्र पर उतार दिया। यह उस समय भीड़भाड़ वाला समय था और बहुत से लोग शहर के बीचों बीच भाग रहे थे। कई लोग शराब के साथ अपनी परेशानियों और डर को दूर कर रहे थे और कई लोग शहर के अंदर की अप्रिय जगहों की ओर जा रहे थे। मैं जागृत केंद्र के अंदर गया और मुझे एक निजी कमरे में ले जाया गया क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा था। एक मोटे दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस खूबसूरत महिला की जगह ले ली जो मुझसे बात कर रही थी और जल्दी से लेन देन को संभाला। गोब्लिन किंग्स एबोर्ड से मेरे सभी बचे हुए कोर और कौशल ले लिए और मेरे खाते में $1.60 जमा करने की पेशकश की। मैंने इन नंबरों को ऐसे देखा जैसे कि वे काल्पनिक हों, और वे शायद ऐसे ही हों क्योंकि कुछ ही मिनटों में जब मैं रैंक सी कौशल खरीदूंगा तो वे गायब हो जाएंगे। मैं उस आदमी की नजर में एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट बन गया क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि क्या लेन देन पूरा करने से पहले मुझे कुछ और चाहिए, और मैंने उसे उन कौशलों के नाम बताए जो मुझे चाहिए थे। कुछ ही मिनटों बाद 3 रैंक सी कौशल पुस्तकें हमारे बगल की मेज पर रख दी गईं और मेरे बैंक खाते में केवल $100,000 जमा किए गए। अध्याय 12 बस शुरुआत। नए रैंक सी कौशल जो मैंने खरीदे थे वे थे विस्फोटक रून। अपने दुश्मन के साथ शारीरिक संपर्क होने पर उन्हें एक अराजक रून से ब्रांड करें जो आपके आदेश पर विस्फोट करेगा। जल्दबाजी की आभा, एक आभा जो आंदोलन की गति, हमले की गति और कास्ट गति को बढ़ाती है जो आपको घेर लेती है। और जीवनसार, एक बड़ी कीमत पर बढ़ी हुई जीवन शक्ति जोड़ 3 शून्य और उत्थान प्राप्त करें। ये कौशल उस दिशा में सही ढंग से फिट होते हैं जिस दिशा में मैं जा रहा था। कई कौशल जो मेरे लिए हर समय सक्रिय रह सकते हैं, साथ ही मेरे पहले आक्रामक रैंक सी कौशल के साथ। विस्फोटक रून एक बॉस किलर था जिसे जादूगर अपने शस्त्रागार में रखना चाहते थे क्योंकि यह काफी नुकसान पहुंचाता था। एकमात्र समस्या यह है कि यह रैंक सी की पूरी ऊर्जा को खत्म कर देता है और इसे शुरू करने के लिए उन्हें बॉस के संपर्क में आना पड़ता है। जादूगर शिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि बॉस से लड़ाई से पहले उनके पास पूरी ऊर्जा हो और बॉस का ध्यान भटकाने के लिए कोई सक्षम शूरवीर मौजूद हो, अन्यथा जैसे ही वे उनके करीब पहुंचेंगे वे कुचल दिए जाएंगे। एक बार रून को बॉस पर रख दिया जाता था तो आधी लड़ाई खत्म हो जाती थी, क्योंकि यह इतनी अधिक क्षति पहुंचाता था कि अगर रून को किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता तो ये रैंक सी बॉस को भी मार सकता था या रैंक सी बॉस को घायल कर सकता था। समस्या ये थी कि कोई भी जादूगर कभी भी रैंक सी बॉस के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि वह मृत्यु की कामना न कर रहा हो। मेरे अतिव्यापी रक्षात्मक कौशल और लगातार बढ़ते सक्रिय कौशल के साथ मुझे विस्फोटक रून को इसकी पूरी क्षमता से उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिक्री समाप्त होने के बाद प्रसन्नचित व्यक्ति का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, यह मेरा कार्ड है। जब भी आप यहाँ आए मुझे फोन या मैसेज करें और मैं अपनी पूरी क्षमता से आपका स्वागत करने का प्रयास करूंगा। मैंने उस आदमी को सिर हिलाकर अभिवादन किया जिसके चेहरे पर पूरी मुस्कान थी और जागृत केंद्र से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला मैं भागते हुए लोगों में घुल मिल गया और एक बार फिर छलावरण को सक्रिय कर दिया। निकटतम हंटर लॉजिंग जागृत केंद्र से बहुत दूर नहीं था और मैं 10 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गया। मुझे जल्दी से उनके आलीशान कमरों में से एक की चाबियां मिल गईं और मैंने खुद को उसी कमरे में पाया जिसमें मैं पहले रुका था। मैंने अपना बैग बिस्तर पर रख दिया और उत्सुकता से अपने नए कौशल को देखने लगा। विस्फोटक रून को बाद में परीक्षण के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जैसे ही मैंने आभा की जल्दबाजी और जीवन सार को सक्रिय किया मेरे शरीर पर एक लाल और हरा रंग दिखाई देने लगा। रंग एक पल बाद आते और फीके पड़ जाते, काफी पारदर्शी होते और केवल तभी दिखाई देते जब आप वास्तव में ध्यान केंद्रित करते। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हल्का हो गया है और मेरे जीवन शक्ति गुण पर जोर 30 दिखाई दिया। हाँ, जब तक मैं इस तरह के हुनर पा लूं और उन्हें अपने शरीर पर लागू कर लूं, क्या मुझे किसी बात की चिंता करनी पड़ेगी? मैंने खुद को अपनी कल्पना से बाहर निकाला और रूम सर्विस का ऑर्डर दिया। इस बार मुझे एक बहुत बड़े लॉबस्टर की 2 प्लेटें मिली। मैंने अपने दिन के बारे में सोचा और क्रस्टेशियन की कोमल बनावट का आनंद लेते हुए सोचा कि मैं कल क्या करूंगा।
यह एक ऐसी आदत थी जिसे मैं नियमित रूप से विकसित करने की योजना बना रहा था। आज मैंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचना और अपनी गलतियों के बारे में सोचना और भविष्य में कैसे सुधार करना है। मैं जल्दी ही सो गया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंडरसन अपने घर के ऊपर से शहर को देखते हुए ड्रिंक पकड़े हुए था। उसके दिमाग में एक बात थी कि वह नया जागा हुआ शिकारी था जिस पर वह नजर नहीं रख पा रहा था। वह शहर में सी रैंक या उसके आसपास के सभी शिकारियों को जानता था और जब भी कोई नया शिकारी आता था तो वह अपना परिचय जरूर देता था। जब भी उनकी टीम सोलेल के महल में गोता लगाते समय किसी सदस्य को खो देती थी तो उन्हें तुरंत काबू में कर लिया जाता था और उन्हें बुलाया जाता था। उनमें से कोई भी उसकी बातों से इनकार नहीं कर सकता था। तो ऐसा क्यों था कि इस नए व्यक्ति ने उसे इतना परेशान कर दिया? एंडरसन ने उस दयनीय अपार्टमेंट के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उसकी आंखें थीं। ऐसी आंखें जो अडिग लग रही थी, जो कहती थी कि वह डरता नहीं था। हाँ, वह कैसे नहीं डर सकता था? जो भी अंतर्निहित कौशल उसने जगाया, क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह मुझे इस तरह के भाव से देख सकता है? मेरे पास सर्वोपरि कौशल विशालकाय शक्ति था जिसने मुझे सी रैंक टाइटन के खिलाफ पैर से पैर मिलाकर खड़ा होने की अनुमति दी। हर हफ्ते मारे जाने वाले बॉस की तुलना में आप कौन है? इस शहर में जिस एक व्यक्ति की वह अक्सर सुनता था, उसने भी उसे कई अनजान लोगों के कारण सावधान रहने को कहा था, लेकिन इससे शिकारी के प्रति उसकी नापसंदगी और बढ़ गई। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कि आखिर तुम जैसे किसी व्यक्ति को मेरी तरफ ऐसी निगाह से देखने का आत्मविश्वास कैसे मिला। कोहेन एंडरसन। व्यवसाय शिकारी। जीवन शक्ति 188, फोकस 163, शक्ति 195, कौशल F लाइटनिंग स्ट्राइक 41, F शील्ड 33, A स्ट्रेंथनिंग -41, D माइनर रीजनरेशन -43, D क्विक स्पीड -42, D हॉर्डन -38, D ब्लेड एज 45, D डेंजर सेंस 31, C ऑरा ब्लेड 49, C रीजनरेशन -23, C हील 33, C लाइफ एसेंस 25, C ब्लास्ट -19, C ब्लेड ऑफ लाइटनिंग 55, B जाइंट स्ट्रेंथ अंतर्निहित रथफोल। उपकरण C आग्नेय तलवार, C आग्नेय कवच, C भंडारण की अंगूठी, C उग्र जूते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह सुबह मैं उठकर गोब्लिन किंग्स एबोर्ड की ओर चल पड़ा। कल वह दिन था जब मैं शहर के कुछ सबसे ऊंचे रैंक वालों के साथ सोलेल के महल की ओर जाऊंगा, इसलिए मुझे आज अपने समय का यथासंभव कुशलतापूर्वक उपयोग करना था। पहला काम 1.5 घंटे से कम समय में कालकोठरी से बाहर निकलना था क्योंकि मेरा लक्ष्य कम से कम 5 बार गोता लगाना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विशेष शिकारी बैग खरीदा जो खिंचाव के लिए बनाई गई सामग्री से बुना गया था। बैग में पट्टियां थी जो आपके शरीर को कसकर पकड़ती थी ताकि एक मजबूत शिकारी बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके। यह एक गरीब शिकारी का सामान था क्योंकि वास्तव में अमीर लोगों ने ऐसे उपकरण खरीदे थे जो उन्हें एक बड़े स्थान पर जो कुछ भी चाहिए उसे स्टोर करने की अनुमति देते थे। मैंने इस आइटम को अभी के लिए टाल दिया क्योंकि यह मेरे अधिकांश फंड ले लेता और मेरा लक्ष्य वर्तमान में अधिक कौशल प्राप्त करना था। मैंने कल की तरह ही प्रक्रिया दोहराई और सुबह 7 बजे मोनोलिथ पर पहुंचा। सुबह काफी बादल छाए हुए थे और अभी भी सुबह थी, इसलिए आसपास काफी कम शिकारी थे। कुछ ने पहले से ही अपनी कौशल पुस्तकों और कोर के साथ दुकान स्थापित कर ली थी, अन्य लोग एक दूसरे को जानने के लिए मिल रहे थे और पार्टियां बना रहे थे। छलावरण को सक्रिय करते हुए मैं कालकोठरी में प्रवेश किया और एक बार फिर पेड़ों से भरे समाशोधन पर दिखाई दिया। हालांकि इस बार मेरे पास मूल रूप से जो कौशल थे उनके अलावा मैंने आभा की आभा और जीवनसार को जोड़ा था। मैं उन भूतों के पहले समूह की ओर भागा जिन्हें मैं देख सकता था और जब मैं अभी भी छिपा हुआ था तो उनके पास पहुंच गया। वे उसी क्षण सतर्क हो गए जब मैं उनके पास पहुंचा, लेकिन इससे मुझे अपना हाथ बढ़ाने और उनमें से प्रत्येक पर रखने से नहीं रोका, जबकि वे अभी भी अव्यवस्थित थे। आभा की जल्दबाजी से मेरी बढ़ी हुई गति के साथ मैं बिना किसी समस्या के इतना कर सकता था। फिर मैं कुछ फीट पीछे हट गया और देखा कि काले टैटू जैसे घिरे उनके शरीर के 1/3 हिस्से को ढकने के लिए फैल गए। मैंने उन्हें देखा जैसे वे मेरी ओर मुड़े, किसी को भी उनके शरीर पर उगे रूनों के बारे में पता नहीं था। मैंने आदेश दिया और रैंक सी कौशल विस्फोटक रून का पूरा उपयोग किया गया। टकराना। भूतों के शरीर का वह भाग जो रून से ढका हुआ था बहुत जोर से फट गया, जिससे मांस और हड्डियों के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और 5 भूत शीघ्र ही अपने ही खून के तालाब में पड़े हुए थे। नुकसान ठीक वैसा ही था जैसा कि रैंक सी कौशल के लिए अपेक्षित था, शक्तिशाली। मैंने इस तरह से मंजिलों को तेजी से साफ किया। सभी रक्षात्मक और सहायक कौशल सक्रिय रहने के साथ मैंने छलावरण के साथ मंजिलों को दबाया और मुझे राक्षसों के संपर्क में आने के लिए पर्याप्त समय दिया जो 1 सेकंड बाद विस्फोट हो गए। कुछ मंजिलों पर मैंने अभी भी फ्लेम्स एंड टॉर्मेंट का इस्तेमाल किया और इसके साथ प्रयोग करना जारी रखा क्योंकि इसकी दक्षता लगातार बढ़ रही थी। 1 घंटे से अधिक समय जल्दी ही बीत गया और मैं सभी 29 मंजिलों से गुजर चुका था और एक बार फिर बॉस की ओर बढ़ गया। 6 मीटर लंबा गॉब्लिन किंग हमेशा की तरह निर्दयी दिख रहा था और जैसे ही मैं नीचे आया उसने मुझे देख लिया, भले ही मैं छिपा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा जब तक कि मैं 1 मीटर दूर खड़ा नहीं हो गया जहां उसने मुझे घूर कर देखा। यह इस बॉस की एक अनोखी विशेषता थी जिसने मुझे दिलचस्पी दी। जब लड़ाई शुरू हुई तो वह हमेशा इतना शांत रहता था मानो वह मुझे माप रहा हो। हालांकि लड़ाई के दौरान वह पूरी तरह से पागल हो जाता था। हालांकि यह अभी भी एक राक्षस था और 1 सेकंड बाद उसने मुझ पर मुट्ठी बांध दी। मैंने अपनी मुट्ठी से मेल खाने के लिए अपना छोटा हाथ उठाया क्योंकि मेरी हथेली इसे स्वीकार करने के लिए खुली थी। पाह! सबसे जोरदार थप्पड़ जैसी आवाज गूंजी क्योंकि आर्केनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र ने सारा नुकसान सोख लिया और मेरे नीचे की जमीन फट गई। गॉब्लिन किंग की बांह पर तेजी से एक रूनिक टैटू फैल गया और बॉस को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई क्योंकि उसने उसकी त्वचा को पकड़ लिया और उसे फाड़ने की कोशिश की। धमाका! एक बहरा करने वाला धमाका हुआ और उसकी पूरी बांह फट गई और उसने एक भयंकर चीख निकाली। क्रोधित राजा ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपनी बची हुई बांह से एक और मुक्का मारा, लेकिन वही बात बार बार दोहराई गई। मैं उसी स्थान पर खड़ा था, मेरे चारों ओर की जमीन दरारों से भरी हुई थी जैसे कि भूकंप आया हो। मैं जमीन में कुछ इंच धंस गया था जब मैंने शांति से गॉब्लिन किंग को देखा जिसके दोनों हाथ गायब थे। रा! उसने गुस्से से चिल्लाया जैसे वह हार मानने वाला नहीं है और उसने अपना दाहिना पैर नीचे की ओर मारा। पाह! धमाका! वही दृश्य दोहराया गया और अब उसका दाहिना पैर चला गया था।
बड़ा जानवर अपना वजन संभाल नहीं पाया और जोर से पीछे की ओर गिर गया। तेज सांसें सुनाई दे रही थी क्योंकि उसका पूरा चेहरा दर्द से मुड़ गया था। मैं उस छोटे से छेद से बाहर निकला जिसमें मुझे बार बार लात मारी गई थी और जानवर के शरीर के ऊपर कूद गया, उसके चौकोर पेट की मांसपेशियों पर उतरा और उसके चेहरे की ओर आगे बढ़ा। मैंने नीचे की ओर देखा क्योंकि वह हिल नहीं पा रहा था या कुछ और नहीं कर पा रहा था। भारी सांसों और पीड़ा भरी नजर के अलावा मैं गॉब्लिन किंग के चेहरे पर एक और भाव देख सकता था, जब उसका आधे से ज्यादा शरीर उड़ गया था। जब मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा तो ये बहुत ही स्पष्ट था। मैंने ये भाव पहले भी देखा था, मैंने इसे पहले भी महसूस किया था। ये डर था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली को उसके माथे पर रख दिया और उसे वहीं छोड़ दिया और मैंने विस्फोटक रून को जलने का आदेश दिया। धमाका। सन्नाटा छाने से पहले मैदान में एक और गगनभेदी विस्फोट हुआ। आर्कनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र और आर्कटिक कवच ने मेरे शरीर पर एक भी पत्थर या मांस नहीं गिरने दिया। विस्फोट की ताकत को ऐसे नकार दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अध्याय 13। तैयारियां पूरी हो गईं। शुरुआत से लेकर अंत तक इतने बड़े प्राणी पर हावी होने की भावना कम से कम कहें तो बहुत ही उत्साहवर्धक थी और यह इस बात का प्रमाण था कि मैं कितनी दूर और कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। गोब्लिन किंग्स एबोर्ड के पहले रन ने बहुत सारे कोर और गोब्लिन की तलवार नामक एक आइटम दिया। मुझे तलवार की जरूरत नहीं थी, इसलिए यह उन वस्तुओं में से एक होगी जिसे मैं बाद में बेचूंगा। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा और एक बार फिर कालकोट्री में गोता लगाया। दूसरे रन ने मुझे और भी अधिक कोर दिए, साथ ही फ्लेम बोल्ट नामक कौशल पुस्तक भी दी। तीसरे, चौथे और पांचवें रन ने सामूहिक रूप से मुझे एक आइटम और 2 और कौशल पुस्तकें दी, दी बो ऑफ द वेटरन, दी स्वाइप और दी रेस्ट्रेन। वे सभी रैंक दी सामग्री थी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी और वे बेची भी जा रही थी। कालकोठरी चलाने के दौरान मैंने विस्फोटक रून के अपने मुख्य कौशल के साथ पीड़ा की लपटों का उपयोग करना सुनिश्चित किया, जिसने राक्षसों को खूबसूरती से नीचे गिरा दिया। इस प्रक्रिया में मुझे पूरा दिन लग गया और मैं अपने कुछ कौशल को 100 की दक्षता तक लाने में सक्षम हो गया। 100 के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले कौशल की शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई। फायरबॉल, जो एक रैंक एफ कौशल था, अब एक कौशल एक रैंक ऊपर से अधिक शक्ति थी। बुलाए गए आग के गोले में अब एक उच्च प्रणोदन बल था जो उन्हें और भी तेजी से बाहर निकलने में सक्षम बनाता था। आर्कटिक कवच 100 तक पहुंचने पर मेरे शरीर को और भी अधिक आराम से जकड़ लेता था। बर्फ की एक अतिरिक्त परत दिखाई देती थी जिसने मेरी रक्षा को और भी बढ़ा दिया और मुझे किसी ऐसे शूरवीर की तरह दिखने लगा जो आपको सबसे ठंडे आर्कटिक बंजर भूमि पर घूमते हुए मिलेगा। यह दिन के लिए मेरे गोता लगाने का अंत था क्योंकि मैं पिछले 10 घंटों से गोता लगा रहा था और शाम हो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह कालकोठरी से बाहर निकला, छिपा हुआ और शहर में चला गया जहां मैंने एक बार फिर सवारी के लिए बुलाया और जागृत केंद्र तक गया। जागृत केंद्र में मैंने पहले ही मोटे सेल्समैन को एक संदेश दे दिया था और वह मुझसे मिलने और मेरे पहुंचते ही मुझे निजी कमरे में ले जाने में सक्षम था। मैं कमरे में गया और अपना बड़ा बैग खाली किया जिसमें कई कोर कौशल पुस्तकें और आइटम थे। सब कुछ गिनने के बाद कुल 2.8 मिलियन निकला। मैंने एक बार फिर उन चीजों की सूची दी जिन्हें मैं ढूंढ रहा था और वे जल्दी से मेरे पास लाए गए, जिससे मेरे द्वारा लिए जाने वाले पैसे घटकर $500,000 रह गए। मैं बाकी समय बिताना पसंद करता, लेकिन मुझे कोई और उपयुक्त रक्षात्मक या सहायक कौशल नहीं मिल पाया जो जागृत केंद्र में मेरे द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो। मुझे जल्द ही और अधिक उपयुक्त कौशल खोजने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैंने 3 और कौशल और एक आइटम खरीदा था, वे सभी रैंक सी थे। पहला एक मूवमेंट टाइप कौशल था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे पवंडर कहा जाता था। दूसरा एक और सपोर्ट टाइप कौशल था जिसे बढ़ी हुई पेट कहा जाता था। तीसरा कौशल एक जीवन रक्षक कौशल था जिसे पुनर्जनन कहा जाता था। मैंने जो आखिरी वस्तु खरीदी थी वह एक साधारण स्टोरेज की अंगूठी थी जिसे कई उच्च श्रेणी के शिकारियों ने खुद खरीदा। इसने दिन भर में एकत्रित की गई कौशल पुस्तकों और वस्तुओं और कोर की देखभाल करने की परेशानी को दूर कर दिया। जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया, मैंने सेल्समैन को धन्यवाद दिया और जागृत केंद्र से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही छलावरण का उपयोग करते हुए हंटर लाउंज की ओर चल दिया। प्रक्रिया हमेशा की तरह त्वरित थी और मैंने कमरा काफी जल्दी हासिल कर लिया। मैं आखिरकार आराम करने और उन कोर को अवशोषित करने में सक्षम था जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया था। योजना ये थी कि मैं रैंक डी कोर का उपयोग करते हुए अधिकतम तक पहुंच सकता था। फिर मैंने कौशल सीखा और स्टोरेज रिंग को अपने हाथों पर पहना, अपनी ऊर्जा का उपयोग करके इसके अंदर की विस्तृत जगह को महसूस किया। यह इतनी बड़ी जगह थी कि 2 लोग इसमें समा सकते थे। बढ़ी हुई पैट कौशल ने मुझे अधिक नुकसान पहुंचाने और अपने दुश्मनों की रक्षा को अनदेखा करने की अनुमति दी जब मैंने इसे सक्रिय किया था। यह जादूगरों और बर्सेकर्स द्वारा बॉस पर अंतिम प्रहार करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल था। और पुनर्जन्म कौशल इतना ही सरल था। अगर मुझे कभी किसी तरह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो मैं आसानी से पुनर्जनन कौशल का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना ही उपचार शुरू कर सकता था। बवंडर नामक मूवमेंट टाइप स्किल से मैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता था और अपने दुश्मनों से दूरी कम कर सकता था। यह आश्चर्यजनक हमलों या बहुत खतरनाक शॉट से बचने के लिए अच्छा होगा। पुनर्जनन और बवंडर को इस समय सक्रिय और परीक्षण नहीं किया जा सका, लेकिन मैंने अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए अपने शस्त्रागार में मौजूद बाकी रक्षात्मक और सहायक प्रकार के कौशल के साथ साथ बढ़ी हुई पेट को जल्दी से सक्रिय कर दिया। मैंने हमेशा की तरह रूम सर्विस का ऑर्डर दिया और इस बार मैंने झींगा के 3 प्लेटर लिए। समय बीतने के साथ मेरी भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब खाना आया तो मैंने उसका आनंद लिया और आज जो हुआ उसके बारे में 1 या 2 बार सोचने में कुछ समय लगाया। मैंने कालकोठरी में अपने दौड़ने के बारे में सोचा, कौशल का उपयोग किया जाता है और उन्हें बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए या और बेहतर कैसे बनाया जाए। मुझे लगा कि मैं कल होने वाली घटना के लिए पूरी तरह से तैयार था। इन सभी कौशलों के साथ, जिन्हें अधिकांश शिकारी जीवन रक्षक क्षण के लिए सक्रिय करने में सक्षम होंगे, मैंने उन्हें हर समय सक्रिय रखा। ये जानते हुए भी कि रैंक ली और सी डेंगॉन के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर था, ये देखते हुए कि मैं गोब्लिन किंग्स एबोर्ड के 6 मीटर गोब्लिन को कितनी आसानी से नीचे गिरा रहा था, मुझे सोलेल के महल के आधिकारिक तौर पर शीर्षक वाले टाइटन के लिए आत्मविश्वास मिला। अगले दिन सुबह सुबह मैं उठा, नहाया और होटल के डिनर एरिया में नाश्ता किया। जब मैं लॉज से सोलेल कैसल की ओर जाने के लिए निकला तो सुबह के 8 बज चुके थे। ये कालकोठरी हमारे शहर की सबसे कठिन कालकोठरी के रूप में प्रसिद्ध थी।
यह एक ऐसी कालकोठरी थी जिसमें कई लोग मर गए थे जब तक कि इसे साफ करने के लिए एक विशेष टीम का जन्म नहीं हुआ। कालकोठरी हमेशा उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में रहती थी। हमेशा की तरह कालकोठरी के आसपास कोई डेरा नहीं था। कई लोगों ने अपनी दुकानें और स्टॉल काफी दूर लगा रखे थे। कालकोठरी से बाहर निकलने की स्थिति में लोग कम से कम जानवरों के हमले से बचने का मौका तो चाहते थे। यह विशाल मोनोलिथ गहरे नारंगी रंग का था जो कुछ सेकंड के लिए स्पंदित होता था। इस क्षेत्र तक जाने वाली एकमात्र सड़क को सैन्य ट्रकों और कारों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक कभी भी इस क्षेत्र के पास न आए। मैंने अपना लाइसेंस दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई और अपने छलावरण कौशल का उपयोग करके गार्ड पॉइंट से गुजर गया। मैं जल्द ही मोनोलिथ के निचले हिस्से में पहुंच गया और मैंने विशाल संरचना को देखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके पास बैठ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं अभी भी छिपा हुआ हूं, अपने सभी रक्षात्मक और सहायक कौशल को सक्रिय करते हुए वास्तविक समय में बढ़ती हुई दक्षता को देख रहा हूं। मुझे आज जो कुछ भी सामना करना था उसमें मुझे बेहद आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि पिछले दिन मैंने उन कोर को भी अवशोषित कर लिया था जिन्हें मैंने बेचा नहीं था। मेरी जीवन शक्ति और शक्ति विशेषताएं 150 पर थी। कई कौशलों के साथ साथ जिसने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत संदेह है कि बी रैंक का शिकारी मुझे खतरे में डाल सकता है। कुछ ही देर बाद कुछ लोग दिखाई देने लगे। मैं उन्हें देखते हुए छिप गया। पहले दो लोग 30 की उम्र के बीच के बहुत बड़े आदमी थे। उन दोनों के हाथ में बहुत बड़ी ढाल थी जो उनके पूरे शरीर को ढक रही थी। उनके दूसरे हाथों में लाल रंग की चमकती हुई स्पाइक्स वाली गदाएं थी। उनके पास जो कवच था उसके अलावा वे कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन ये असली सी रैंक के शिकारी थे। अगली महिलाएं आईं जिनके हाथों में डंडे थे और जादूगर के कपड़े भी थे। जब वे विशाल मोनोलिथ को देख रही थीं, तो उनके चेहरे पर आशंका की लकीरें थीं। चारों एक दूसरे से परिचित लग रहे थे क्योंकि वे कुछ बातों पर चर्चा करने लगे थे। अगली लड़की जो आई वह काफी युवा लग रही थी, अधिकतम 20 साल की। उसकी कमर पर नीली तलवार थी। उसके शरीर पर जो कुछ था, मैं उसे राजा की वीरता से ढकना चाहूंगा जिसे मैंने भी पहना था। हैरानी की बात है कि यह लड़की पहले 4 बार मेरी तरफ नहीं आई और मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसने वास्तव में अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव बनाए रखा क्योंकि वह विशाल मोनोलिथ की ओर देख रही थी, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई भी रैंक सी शिकारी इस कालकोठरी में खुद को मृत पा सकता था, इसलिए कई लोगों को आशंका थी। एंडरसन जल्द ही आ गया। उसके आने से सभी के बीच चर्चा बंद हो गई क्योंकि वे उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखें 5 लोगों पर चमक उठी और फिर जल्द ही मेरी ओर देखने लगी। मैंने शांति से रक्षात्मक और समर्थन कौशल को निष्क्रिय कर दिया और फिर छलावरण बंद कर दिया। रैंक सी के शिकारियों में से कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाया, इसलिए वे आश्चर्य से चीख उठे। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए इसका परीक्षण करना चाहता था कि एंडरसन सी रैंक के कौशल के प्रभाव को भेदने में सक्षम होगा या नहीं, भले ही इसकी दक्षता बढ़ा दी गई हो। शायद मुझे रैंक बी के शिकारियों पर इसका पूरा प्रभाव डालने के लिए 100 के करीब पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा। एंडरसन की पैनी निगाहें मेरी नजर से हटी नहीं थी, फिर भी वह मेरे पास आया और बोला, तुम्हारे पास वाकई इतनी ज्यादा ऊर्जा है। क्या तुम इतनी सुबह सुबह छिपने में इसे बर्बाद कर रहे हो? उसका स्वर बहुत शांत लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों में तिरस्कार झलक रहा था। मैंने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं केवल उन लोगों की ताकत का परीक्षण कर रहा था जिनके लिए मैं आज अपना जीवन छोड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे गुस्सा दिलाने में माहिर हूँ। उसका चेहरा खराब हो गया और वह मुझसे दूर हो गया और सभी को संबोधित करने लगा। मैं चाहता हूँ कि आज का डंगोन ड्राइव बहुत साफ सुथरा हो। हमारे साथ 2 नए शिकारी शामिल हो रहे हैं, एक का नाम रेचेल है और दूसरा नू है। एक बेर्स्कर है और दूसरा जादूगर है। उसने मेरी और उस लड़की की ओर इशारा किया जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था और वह आगे बोल रहा था, तुम दोनों के लिए यह पहली बार होगा, इसलिए सभी निर्देशों का पालन करो और पीछे मत रहो। ये कालकोठरी उन कालकोठरियों से अलग है जिनका तुम आमतौर पर इस्तेमाल करते हो। ये शब्द रेचल और मेरे लिए थे। इस कालकोठरी में सिर्फ एक ही मंजिल है और इसे साफ करने में ही हमें लगभग आधा दिन लग जाता है। आप जो देखते हैं उससे हैरान मत होइए। खुद को बचाए और एक दूसरे की पीठ को ढकिए और हम सभी को इस जगह से जिंदा बाहर आना चाहिए। जब बॉस आए तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और मेरी हर बात मानिए। उसने अगले शब्द बहुत धीरे से कहे। यदि कोई समस्या आए और आप देखें कि वह आपकी ओर आ रही है तो चुपचाप खड़े न रहें। भाग जाएं, नहीं तो मर जाएंगे। जब हम सब कालकोठरी में गोता लगाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब मैंने उनका कुछ हद तक प्रेरणादायक भाषण सुना। मैंने पहले सोलेल के महल के बारे में अपना शोध किया था और उसके शब्द झूठे नहीं थे। कालकोठरी में केवल एक ही मंजिल थी, लेकिन इस एक मंजिल ने कई शिकारियों की जान ले ली। भाषण जल्दी से खत्म होने के बाद वो पार्टी के अन्य 4 सदस्यों के पास कुछ चर्चा करने के लिए गया और मैंने देखा कि उनके चेहरों पर असहजता के भाव उभर आए। हे भगवान, क्या इस आदमी के सभी लोगों के साथ वास्तव में खराब संबंध थे? वह लड़की जो मेरी तरह ही नहीं थी, मेरे पास आए और हैरान भाव से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे और शहर के सबसे ताकतवर शिकारी के बीच मनमुटाव है? मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे उस लड़के से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे मैं उस पल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मुझे देखा। उसने असमंजस में अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे कुछ समझ में नहीं आया हो और मैंने एक बार फिर कहा, इसकी चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमने बात करना समाप्त किया, समूह के बाकी लोग हमारी ओर आए और हम विशाल मोनोलिथ के चौकोर दरवाजों में से एक की ओर चले गए। जब हम सभी पास पहुंच गए तो एंडरसन ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और हम में से बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। जल्दी से सोलेल के महल की पहली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया। नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी जीवन शक्ति 150 केंद्र शक्ति 150 कौशल F फायरबॉल 100 F हील 43 A आर्टिक कवच 100 D टोमेंट की लपटें 97 D सेफगार्ड -31 D खतरे की भावना 95 C एर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 93 C छलावरण -67 C हस्त की आभा 23 C विस्फोटक रून -33 C जीवन सार 2 C बढ़ी हुई पैठ -13 C पुनर्जनन 1 C बवंडर 1 उपकरण E स्विफ्ट बूट्स D किंग्स वेलोर C स्टोरेज रिंग। अध्याय 14 सोलाइल का महल। इसे कालकोठरी की मंजिल कहना भी सही नहीं था क्योंकि यह अपने आप में एक दुनिया जैसा लग रहा था।
हमारे चारों ओर पेड़ों का एक विशाल विस्तार था और क्षितिज पर एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। ये सोलेल का महल था। महल मध्ययुगीन शैली में बनाया गया था और इसका भव्य रूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस महल में 100 से ज्यादा सी रैंक के राक्षस और एक विशालकाय टाइटन था जिसका सामना हमें जल्द ही करना था। जब हम महल की ओर बढ़ रहे थे तब एंडरसन ने बात करना शुरू किया। जब वह दरवाजा खुलेगा तो हम 10 सी रैंक के राक्षसों का सामना करेंगे। वे बेहद कठोर पत्थर जैसी सामग्री से बने हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत ही नुकसानदायक कौशल की आवश्यकता होती है। महल के मुख्य हॉल में बॉस तक पहुंचने के लिए हमें इन मूर्ति जैसे राक्षसों को रखने वाले कई कमरों को तोड़ना होगा। मैं दीना और स्टेसी को कवर करूंगा। उसने उन दो महिलाओं की ओर इशारा किया जो लबादे में ढकी हुई थी। और तुम दोनों, उसने बड़ी ढाल पकड़े हुए दो शिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, राहेल और नूह को कवर करेंगे। मैं कोई गलती नहीं चाहता। अपने कौशल पर भरोसा रखो और मारने के लिए हमला करो। समूह के बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया और हम शीघ्र ही महल के पास पहुंच गए, जिसके दरवाजे खुले और एक बड़ा कमरा दिखा जिसमें 10 मूर्तियां स्थिर खड़ी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, 3 मीटर ऊंची और सुनहरी चमक वाली मूर्तियों ने अपनी खाली आंखें खोली और हमारी ओर बढ़ी। 10 सी रैंक वाले राक्षस पूरे कमरे में फैल गए और अर्धगोलाकार रूप में अंदर घुस आए। एंडरसन पहले भागा और उसके पीछे पीछे 2 जादूगर भी थे जो पहले से ही अपने जादू का जादू कर रहे थे। दोनों टैंकों ने मेरी और रेचेल की तरफ सिर हिलाया और दूसरी तरफ चले गए, जल्दी से बड़ी मूर्तियों से टकरा गए। यहाँ हर कोई काफी जानकार था, इसलिए कौशल जल्दी से उड़ गए और रंगों की चमक में मूर्तियों की ओर उड़ गए। मैंने पीड़ा की लपटें डाली और इसे एक गोलाकार डिस्क में बनाया जिसे मैंने मूर्तियों में से एक पर फेंका। तुरंत सिर को तोड़ दिया। रेचेल, जो निडर थी और मेरे बगल में खड़ी थी, वह तुरंत गायब हो गई और उसने अपनी कमर पर बंदी तलवार खींच ली, जो अब गहरे लाल रंग में दिख रही थी और तुरंत ही एक अन्य मूर्ति को चीरने के लिए चली गई। एंडरसन की ओर से मुझे ठीक से नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन 3 मूर्तियां पहले से ही टूटी हुई थी और जमीन पर टूटे हुए पत्थरों के रूप में पड़ी थी। उसके पीछे खड़े दोनों जादूगरों ने एक ऐसा जादू किया था जिससे शीघ्र ही एक काला बादल बन गया, जिससे प्रकाश निकला और शेष 2 मूर्तियों के सिरों पर गिरकर उन्हें भी नीचे गिरा दिया। हमारी तरफ हमारे पास अभी भी 3 मूर्तियां जीवित थीं, क्योंकि टैंक उन्हें रोक रहे थे, और जैसे ही वे पास आए, उन्हें अपनी ढालों से पीछे धकेल दिया। राहेल कुछ दूरी पर खड़ी थी और फिर उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से काट दिया। तलवार ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी जिसने 2 मूर्तियों को मारा और नष्ट कर दिया, जिससे 2 टैंकों को जल्दी से सांस लेने की अधिक जगह मिल गई। मैंने पीड़ा की लपटों को नियंत्रित किया और जल्दी से शेष मूर्ति के सिर को कुचल दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन टीम वर्क काफी ठोस लग रहा था। ये केवल पहला कमरा था जिसे हमें इस महल में पार करना था, इससे पहले कि हम विशाल टाइटन के करीब पहुंचे जो सामने होगा। कमरे के खाली होने के बाद एंडरसन के अलावा सभी लोग बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली, संभवतः अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहे थे। मैंने भी उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और ऐसा अभिनय किया जैसे कि मैंने भी बार बार फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट डालने के लिए काफी ऊर्जा खर्च की हो। इस दौरान मैंने ऐसे कौशल सक्रिय किए जो मेरे शरीर पर नहीं दिखे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि इस कालकोठरी में काफी समय महल के कमरों के बीच रिकवरी का समय होगा। मैंने ऑरा ऑफ हेस्ट के साथ लाइफ एसेंस को सक्रिय किया, जिसने मेरे शरीर पर 2 रंग चमकाए जो जल्द ही फीके पड़ गए। मैंने इसके प्रभावों का परीक्षण करने के लिए पुनर्जनन भी किया, भले ही मुझे कोई चोट न लगी हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अभी अभी सबसे अच्छी मालिश मिली हो, क्योंकि मेरे शरीर का तनाव जल्दी से दूर हो गया था। यह शायद आखिरी संभावित उपयोग था जिसके बारे में किसी ने सोचा था कि इस उच्च रैंक वाले कौशल का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए ऊर्जा की उच्च लागत की आवश्यकता होती है। मैं इसके प्रभाव से आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं कभी घायल नहीं हुआ था और भविष्य में कभी भी घायल होने की योजना नहीं बना रहा था। सुरक्षा पहले। करीब 10 मिनट बाद समूह के ज्यादातर लोग उठ गए और हम अगले कमरे में जाने के लिए तैयार थे। इस कमरे में एक अतिरिक्त मूर्ति थी, जिससे संख्या 11 हो गई। फिर वही रणनीति दोहराई गई। मैंने देखा कि एंडरसन इस बार एक कौशल का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई और बिजली का एक चाप निकला, जो 3 मूर्तियों पर टूट पड़ा और उन्हें नष्ट कर दिया। उसका रैंक दिखावे के लिए नहीं था। उसके बगल में मौजूद जादूगरों ने वही कौशल इस्तेमाल किया, जिससे बिजली गिर गई और जल्दी से दूसरी मूर्तियां भी गिर गईं। हमारे समूह के लिए टीम वर्क और भी सहज होता जा रहा था। जैसे जैसे हमारे सामने 2 टैंक किसी भी मूर्ति को हमारे पास आने से रोकते गए, जबकि रेचेल अपनी तलवार के साथ अंदर बाहर आती जाती रही, कभी कभी प्रकाश की एक घुमावदार ब्लेड फेंकती रही जो मूर्तियों पर टूट पड़ती थी। मैंने टॉर्मेंट की लपटों को बहुमुखी बनाए रखा, क्योंकि यह लपटों की एक तेजी से घूमती हुई डिस्क से एक तन केबल में बदल गई जो मूर्ति के सिर के चारों ओर लपेटी हुई थी, जब तक कि यह विस्फोट नहीं हो गया। जब भी टैंकों पर मूर्तियों से प्रहार होता था तो उन पर कभी कभी रोशनी चमकती थी या पारदर्शी ढालें दिखाई देती थी, जिससे वे हमेशा अपनी जगह पर खड़े रहते थे और पीछे नहीं धकेले जाते थे। जब हमने लगभग 5 कमरे खाली कर लिए और हम फिर से आराम कर रहे थे, तो रेचल मेरे पास आई और बोली, आपके कौशल का संचालन बहुत सटीक लगता है, लेकिन जब से मैं आउट ऑफ बैंक एक्स में आई हूँ, तब से मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप हाल ही में शहर में रहने आए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ, अभी हाल ही में जागा हूँ। यह ऐसी जानकारी थी जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खोज सकता था, यदि वह समय लगाए, इसलिए मुझे इसे साझा करने की चिंता नहीं थी। वह आश्चर्यचकित लग रही थी और उसने पूछा, सचमुच? तब तो तुमने कोई बहुत शक्तिशाली अंतर्निहित कौशल जागृत कर लिया होगा। मैं मुस्कुरा दी और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ घंटे ऐसे ही धीरे धीरे बीत गए। हम आगे बढ़ने के लिए महल के कई कमरों को खाली कर रहे थे। हर कमरे के बाद मूर्तियों की संख्या एक एक करके बढ़ रही थी। हमारे 10वें कमरे में हम 19 मूर्तियों का सामना कर रहे थे, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो गईं। कुछ मूर्तियां एक विशाल ढाल के साथ 2 टैंकों की रक्षा से अलग हो गईं और मेरी ओर दौड़ी। मैंने जल्दी से तड़प की लपटें फेंकी और उन्हें दूर धकेलने के लिए लपटों की रेखा को ऐसे घुमाया जैसे कि वह एक विशाल बेसबॉल बैट हो। राहेल कुछ सेकंड बाद उन्हें खत्म करने के लिए वापस भागी। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एंडरसन की तरफ से उन्होंने जादूगरों की काफी अच्छी तरह से रक्षा की, अंदर बाहर जाते हुए और उन सभी मूर्तियों को पीछे धकेलते हुए जो freewebnovel.com को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
इसके बाद कमरों में लगातार 20 पत्थर की मूर्तियां रखी गईं, जिन्हें साफ करने में काफी समय लगा और साथ ही आने वाली बॉस लड़ाई के लिए चोटों को यथासंभव रोकने की कोशिश की गई। 19वें कमरे को खाली करने के बाद एंडरसन और उसके मूल दल के सदस्यों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता एक बड़े दालान की ओर जाता था, जिसके अंत में एक सुनहरा दरवाजा था। अब हम सोलेल के महल के बॉस का सामना करेंगे। हालांकि यह बॉस कुछ खास था, क्योंकि वह अकेला नहीं होगा। उसके चारों ओर 10 मूर्तियां पहरेदारी के लिए खड़ी थीं। यह वह समय था जब कई लोग असफल हो जाते थे यदि बॉस को रोकने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता था, क्योंकि अन्य सदस्य तुरंत गार्डों को मार गिराते थे और फिर शीर्ष शिकारी को बॉस को जल्दी से खत्म करने में मदद करने के लिए शामिल हो जाते थे। एंडरसन ने सभी को एक साथ बुलाया और हमेशा की तरह मुझे एक तीखी नजर से देखा। पिछले कुछ घंटों में जब भी वह लड़ाई को देखता था तो मुझे वह नजर आती थी। मैं सचमुच अपने लगभग सभी कौशल छिपा रहा था, केवल उन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट का उपयोग कर रहा था जो हमारे रास्ते में आती थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। समय बीतने के साथ साथ वह मुझ पर कम क्रोधित होता गया और बस अधिक से अधिक तिरस्कारपूर्ण भाव अपनाता गया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा कमतर आंकना और सतर्क न रहना अच्छा होता है। जब हम करीब पहुंचे तो उसने बोलना शुरू किया, मैं बॉस को पकड़ कर रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह भाग ना पाए। आप में से बाकी लोगों को जल्द से जल्द उसके 10 गार्डों को मारना होगा और फिर मुझे मजबूत करना होगा। वह 2 टैंकों की ओर मुड़ा और बोलना जारी रखा। आप लोगों को जादूगरों और राहेल की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। सुनिश्चित करें कि कोई भी गंभीर रूप से घायल न हो, क्योंकि बॉस को हराने के लिए हम सभी को अपने चरम पर होना होगा। टैंकों ने अपना सिर हिलाया जबकि हम बाकी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मैं इस टाइटन बॉस से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जिसने कई शिकारियों को मार गिराया था। जैसे ही सभी की ऊर्जा पुनः बहाल हुई, हम विशाल दरवाजे की ओर बढ़े और बॉस रूम में प्रवेश किया। अध्याय 15 सोलाइल का महल 2। बॉस रूम की ओर जाने वाला दरवाजा खोलने से पहले एंडरसन ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखा। उनमें से लगभग सभी के चेहरे पर उस पर निर्भरता दिख रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कमरे में दाखिल होते ही उनकी जिंदगी उसके हाथों में है। लेकिन हमेशा की तरह वहां एक व्यक्ति, एक चेहरा था जो बहुत शांत लग रहा था और उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एंडरसन ने दरवाजा खोलने और बॉस के कमरे में जाने से पहले एक क्रूर मुस्कान छोड़ी। आज वह सबको दिखा देगा ताकत क्या होती है, ताकत क्या होती है। ताकत के सामने बाकी सब झुक जाता है। विशाल कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो लगभग 10 मीटर ऊंची थी। वे इतनी बड़ी चीज की तुलना में चींटियों की तरह लग रहे थे, लेकिन एंडरसन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसने कुछ महीनों के अंतराल में कई बार ऐसा किया था, एक भी बार उसकी मौत नहीं हुई थी। बेशक कुछ अन्य लोग मर गए थे, लेकिन यह उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। मौत से बचने के लिए आपको मजबूत होना चाहिए। एक विशालकाय टाइटन को उसके 10 रक्षक घेरे हुए थे, जो दिखने में तो उतने ही प्रभावशाली थे, लेकिन उनकी लंबाई केवल 4 मीटर थी और फिर भी उनका आकार उन शिकारियों से दुगुना था जो उनका सामना करने वाले थे। एंडरसन ने अपनी तलवार निकाली और उस विशाल प्रतिमा की ओर बढ़ने लगे, जिसने किसी भी तरह से उनका ध्यान नहीं रखा था। आधे रास्ते में उसका शरीर एक भव्य लाल चमक के साथ चमक उठा। दिग्गजों की ताकत सक्रिय हो गई थी। आउटर बैंक एक्स के आसपास तैरता हुआ एकमात्र बी रैंक कौशल, और वह कौशल जिसने उसे इस विशाल टाइटन के साथ पैर से पैर तक जाने की अनुमति दी। उसने अपनी तलवार पकड़ी और उसने इसे टाइटन की ओर घुमाया। 2 मीटर लंबा लाल अर्धचंद्राकार ब्लेड मूर्ति की छाती पर लगा, जिससे तुरंत उसके 10 गार्ड्स सावधान हो गए और हॉल में शांति भंग हो गई। एंडरसन ने 10 गार्ड्स को अनदेखा करते हुए विशालकाय मूर्ति पर हमला जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। 2 टैंक जो बेहद बड़ी ढालों से लैस थे, साथ ही 2 जादूगर दीना और स्टेसी और रेचेल ने अपने जादू का जादू करना शुरू कर दिया था। जैसे ही गार्ड की मूर्तियां आईं और उन पर हमला किया, टैंकों ने खुद को मजबूत कर लिया। दोनों जादूगरों ने पहले ही अपने जादू का जादू कर दिया था, जिससे विशाल बादल बिजली छोड़ने लगे थे, मानो ये अंतहीन हो। राहेल की तलवार लाल रोशनी में धड़क रही थी, क्योंकि उसमें से कई लाल ब्लेड निकल रहे थे जो आगे बढ़कर मूर्तियों पर हमला कर रहे थे। नूह के लिए उसने वही कौशल इस्तेमाल किया था जिससे वह आग की लपटों की एक बड़ी केबल को आगे बढ़ा सकता था। आग की लपटों की केबल जल्दी ही एक डिस्क में बदल गई और एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति तक आगे पीछे हो गई, या तो उनके पैर या हाथ ले गई या उनके सिर को पूरी तरह से कुचल दिया। कोहेन ये सब देख रहा था क्योंकि वह बॉस से लड़ता रहता था। उसने पिछले हफ्तों में अपनी टीम के सभी सदस्यों को देखा था और आज वह नई टीम के सदस्यों को भी देख रहा था। नई लड़की काफी मजबूत थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। केवल एक ही लड़की थी जिसे वह नहीं पहचान पाया था, वह थी नूह। वह उसके अंदर की सारी सच्चाई नहीं देख पा रहा था। वह यह मानना चाहता था कि वह उतना ही कमजोर है जितना वह खुद को दिखाता है, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी बात उसे बेनकाब कर रही थी। तथ्य यह है कि इस पूरे कालकोठरी में जाते हुए, प्रत्येक कमरे में जाते हुए और राक्षसों की विशाल मूर्तियों को गिराते हुए एक बार भी वह घबराया या चिंतित नहीं हुआ। उसने कोई डर नहीं दिखाया, कोई आशंका नहीं। कोहेन के लिए इसका मतलब था कि यह व्यक्ति अधिक शक्ति छिपा रहा है, लेकिन वह इसे प्रदर्शित नहीं कर रहा था। वह इस आदमी की शक्ति की सीमा देखना चाहता था। 10 गार्डों की नौकरी चली गई क्योंकि उन्हें जल्दी से नीचे गिरा दिया गया और मलबे में तब्दील कर दिया गया। टीम के बाकी सदस्य जल्द ही 10 मीटर के राक्षस के खिलाफ लड़ाई में कोहेन की मदद करने के लिए आ गए। जैसे ही टैंक आए, कोहेन सांस लेने के लिए पीछे हट गए। दोनों टैंकों ने मिलकर उन मुखों को रोकने का काम किया जो जादूगरों द्वारा अपने विशेष मंत्र का जाप करने के दौरान नीचे की ओर गिर रहे थे और ऊपर और अधिक काले बादल बन गए। बिजली गिरने लगी जिससे टाइटन के विशाल शरीर पर चोट लगने लगी। राहेल की तलवार से धारें निकल रही थी क्योंकि वह लाल अर्धचंद्राकार चकाचौंध करने वाली रोशनी जारी कर रही थी। नूह का कौशल अधिक सीधा था, जहां उसकी तेजी से घूमती हुई लपटों की डिस्क खुद को विशाल जानवर के घुटनों पर उधार ले रही थी और जल्दी से उसके पैरों को काटने और उसे गतिशीलता खोने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह सफल नहीं हो पाया। टाइटन को लगातार हो रहे नुकसान से बहुत गुस्सा आया और यह भी कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली चींटियों में से किसी की भी देखभाल नहीं की गई। ओह! टाइटन से एक जोरदार गर्जना गूंजी जब कोहेन चिल्लाया, आवरण ले लो। जादूगर टैंकों के पीछे भागे जिन्होंने अपनी ढालें ऊपर उठाई जबकि टाइटन दहाड़ रहा था।
कोहेन राहेल और नोआ की ओर गया और उनके सामने खड़ा हो गया क्योंकि पूरा स्थान हिलने लगा क्योंकि तब छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ये टाइटन्स कौशल था, एक प्रकार का कौशल जो केवल रैंक सी बॉस और उससे ऊपर के स्तर पर दिखाई देने लगा। जिस क्षण इसे एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाता था, कौशल सक्रिय हो जाता था और आसमान से पत्थर बरसने लगते थे। freewebnovel.com। यदि आप एक सेकंड के लिए भी प्रतिक्रिया देने में धीमे हुए तो आप खुद को जमीन पर कुचला हुआ पाएंगे। पत्थर नीचे गिरने लगे और जमीन पर जोर से टकराने लगे। दोनों टैंकों ने अपनी ढालें ऊपर उठाकर एक कोण पर तिरछी कर ली थी। जब भी पत्थर उन पर पड़ते तो उनके शरीर पर मौजूद कौशल चमक उठते और वे कराह उठते, लेकिन वे बच गए। उनके नीचे मौजूद दो जादूगर अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थे। एंडरसन के लिए वो और भी सीधा था, अपनी नजर छत पर रखता था और अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके किसी भी आने वाले पत्थर को नीचे गिरा देता था। अगर वह छत से गिरे किसी भी पत्थर को देखने से चूक जाता तो रेचेल जल्दी से आगे बढ़ती और अपनी प्लेट लाइट में से एक और लाइट छोड़ती, जिससे बड़े बड़े पत्थर गिरते और अपने स्थान से दूर चले जाते। एक जादूगर के रूप में नूह को अपनी कमजोर सुरक्षा के साथ कवर लेना चाहिए, और यदि कोई पत्थर उसकी ओर आता है तो उसे अपने कौशल को तैयार रखना चाहिए। जब बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे और हर कोई अपनी जान बचाने पर ध्यान दे रहा था, एंडरसन नूह की ओर मुड़ा क्योंकि कुछ ऐसा था जिसकी पुष्टि हम करना चाहते थे। वह जानना चाहता था कि इस आदमी की ताकत कितनी है और वह आखिर क्या छिपा रहा है। टाइटन का कौशल खत्म होने वाला था और 3 और पत्थर उनकी ओर बढ़ रहे थे। एंडरसन ने एक भयंकर अभिव्यक्ति बनाई और अपनी तलवार से आने वाले पत्थरों की ओर वार किया। राहेल ने दूसरे पत्थर को संभाला और नूह ने अपनी आग की घूमती हुई रेखा को तीसरे पत्थर की ओर फेंका जो उसके पास ही था। इस समय हालांकि एक दुर्घटना घटी। कोहेन जिस पत्थर की देखभाल कर रहा था वह टूटा नहीं और पटरी से उतर गया। उसने ऐसी आवाज की मानो वह फिसल गया हो और उसका ब्लेड तेजी से नीचे आ रहे पत्थर को छू गया। वह पत्थर जो संयोग से अब उसके बगल में खड़े जादूगर की ओर बढ़ रहा था। नूह ने आश्चर्य से अपना चेहरा उस पत्थर की ओर उठाया क्योंकि वह पत्थर तेजी से उसके ऊपर गिरा था। पाह! इस आवाज से पार्टी के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। बगल में खड़े 2 टैंक और 2 जादूगरों ने जल्दी से मुड़कर कोहेन की ओर अविश्वसनीय भाव से देखा। रेचेल के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह एंडरसन को घूर रही थी और उस मलबे की ओर देख रही थी जहां नूह को होना चाहिए था। कुछ ही सेकंड में हलचल सुनाई दी और एक व्यक्ति मलबे से बाहर आया। जिस दृश्य को देखने से वे डर रहे थे वह वास्तव में नहीं हुआ क्योंकि पत्थरों के मलबे को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। उसका चेहरा साफ था। उस व्यक्ति के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। पार्टी के चारों सदस्यों ने तुरंत राहत भरी सांस ली और अपनी नजर बॉस की ओर मोड़ ली क्योंकि वे उस विशाल राक्षस से अपनी नजरें हटाने के लिए एक सेकंड भी नहीं दे सकते थे। कोहेन ने नोआ की ओर एक नजर डाली और फिर जल्दी से मुड़कर बॉस की ओर दौड़ा। रेचेल के चेहरे पर अविश्वास का भाव नहीं था क्योंकि वह बहुत करीब थी और उसने देखा कि क्या हुआ था। कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और यह सब जानबूझकर किया गया था। इसलिए वह हैरान थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन 2 शिकारियों के बीच ऐसी कौन सी असंगत समस्या थी जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ। नूह आश्चर्यजनक रूप से शांत भाव के साथ मलबे से बाहर आ रहा था और उसने अपने ऊपर लगे धूल को झाड़ते हुए एंडरसन की ओर देखा जो बॉस की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह इसे इतना स्वाभाविक रूप से कैसे ले रहा था? क्या वह लगभग मर नहीं गया था? राहेल के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और हाथ में मौजूद लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों टैंक जल्दी ही उड़ गए और एंडरसन ने बॉस को रोकने के लिए उनकी जगह भर दी। जादूगरों के थंडर क्लाउड फिर से उनके ऊपर थे। टाइटन के शरीर पर लगातार बिजली की चमक गिर रही थी। राहेल ने अपनी तलवार को पीछे से पकड़ रखा था क्योंकि उसकी तलवार पर एक चमकदार रोशनी और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। यह 10 सेकंड तक जारी रहा इससे पहले कि उसने प्रकाश की ब्लेड को छोड़ा जो 2 मीटर से अधिक लंबी नहीं थी, बॉस के पैर की ओर। नूह बहुत पीछे नहीं था। उसने जल्दी से अपनी सिग्नेचर डिस्क की लपटों को उसी स्थान की ओर फेंक दिया जिस पर वह पहले हमला कर रहा था। इस टीम वर्क की बदौलत विशाल मूर्ति के एक पैर में दरार आने में ज्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि वह उसका पूरा वजन संभाल सके। लगातार हो रही क्षति से उसका बायां पैर टूट गया था। इसके ऊपरी शरीर पर बिजली गिरने और एंडरसन द्वारा लगातार किए जा रहे ब्लेड हमलों के कारण बड़े बड़े निशान और खरोंचे थी। विशाल टाइटन तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। उसके हाथ जमीन पर टकराए और एक शॉक वेव भेजी जिसने पार्टी के सदस्यों को भ्रमित कर दिया। विस्फोट से दोनों जादूगरों को तुरंत पीछे धकेल दिया गया क्योंकि विस्फोट को उन तक पहुंचने से रोकने के लिए टैंक समय पर वहां नहीं थे। राहेल और एंडरसन काफी हद तक ठीक लग रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से नूह भी ठीक था। टाइटन ने अपने गिरे हुए दाहिने हाथ को उठाया, एक बड़ी मुट्ठी बनाई और अपने आसपास की छोटी छोटी चींटियों की तरफ झपट्टा मारा। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमला पार्टी के सभी सदस्यों को खत्म कर देगा। कोहेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था क्योंकि वह अपने अंदर गुस्से को और अधिक भड़काने लगा था। यह अच्छा था, यही वह चाहता था। वह जितना क्रोधित होता उतना ही मजबूत होता जाता। यह वह अंतर्निहित कौशल था जो उसने जागृत किया था, क्रोधी। यह उसके गुस्से को बढ़ाता था। वह जितना क्रोधित होता उतनी ही उसकी ऊर्जा बढ़ती, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती और वह उतना ही अधिक विनाशकारी होता। वह इन लोगों को दिखाना चाहता था कि असली ताकत क्या होती है। उसने अपने उच्चतम कौशल को फिर से सक्रिय किया जिसने उसकी अधिकांश ऊर्जा ले ली थी क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दिग्गज की ताकत एक बार फिर सक्रिय हो गई। एक काली भयावह ऊर्जा उसके शरीर से फैल रही थी जब उसने अपनी तलवार पकड़ी और आने वाली मुट्ठी की ओर बढ़ा। धमाका! मुट्ठी को अपनी पटरियों पर रोकते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी जिससे टाइटन एक बार फिर चीख उठा। एंडरसन ने अपनी गति को जारी रखा, अपने बढ़ते गुस्से को ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया और खुद को 10 मीटर के राक्षस के चेहरे की ओर बढ़ाया जो अब नीचे झुका हुआ था। उसके शरीर से निकली लाल ऊर्जा बिजली के साथ मिल गई जो उसके ब्लेड पर दिखाई देने लगी। ब्लेड ऑफ लाइटनिंग सक्रिय हो गया, इसका रंग जल्दी से लाल हो गया और घुटने टेके टाइटन के सिर पर जोर से मारा। धमाका! शिकारी के कान के पर्दे को लगभग फाड़ देने वाली आवाज गायब हो गई, उसके साथ बॉस का आधा सिर भी गायब हो गया। टाइटन ने अपनी आखिरी सांस ली, उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, उसे एक साथ रखने वाली ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। कोहेन एंडरसन मलबे के ऊपर खड़ा था और एक स्पंदित लाल रोशनी छोड़ रहा था। उसने शिकारियों को घूरते हुए देखा जबकि उसके ब्लेड ने बिजली की आखिरी चिंगारी छोड़ी।
ये ताकत थी, ये वह शक्ति थी जो उसे वह सब करने की अनुमति देती थी जो वह चाहता था। वह यही चाहता था कि ये शिकारी अपने दिमाग में यह बात बिठा लें